हजारों दोस्तों से अपने बात कर सकता हूँ। फेसबुक इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप देख लो, आपको कनेक्ट कर रही है वो पूरी दुनिया से, राइट? और साथ ही साथ अगर आप बात करो मेल्स की, वाओ! पहले यही फॉर्मल कम्युनिकेशन करने के लिए लेटर्स लिखने पड़ते थे, जिसको भाई कितने दिन लगते थे, और आज हम एक बटन दबाते हैं। आपका दोस्त यूएसए में बैठा है, आपका दोस्त ब्राजील में बैठा है, कहीं पे भी कोई भी बैठा है, सिर्फ 1 सेकंड में आपका मेल एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। और ये सब कैसे हो पाया? ये बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट हो पाया। तो एक चीज़ तो पक्की है कि इंटरनेट ने हमारा कम्युनिकेशन पार्ट बहुत ही गज़ब तरीके से स्ट्रॉन्ग कर दिया, मतलब मज़ा आ गया एकदम, है ना? एकदम मज़ा आ गया, कम्युनिकेशन पार्ट इतना अच्छा हो गया हमारा। बट एक जगह ना, एक क्या 2 जगह एक्चुअली में मैं कहूँगा जहाँ पे इंटरनेट लैग कर गया, और वो पहली जगह है ट्रस्ट। हम मतलब ठीक है, कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं, बट हम ट्रस्ट नहीं कर पाते इंटरनेट पे। ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते? अरे भाई, आप खुद ही सोचिए, अगर आपको लेट्स से कोई सामान खरीदना है, तो जब आप कोई सामान खरीदते हो, ऑनलाइन सामान खरीदते हो, तो आप किसी भी वेबसाइट से नहीं ले लेते। चाहे वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी दिख रहा हो, कह रहा हो कि भाई 90% ऑफ है, ले जाओ हमसे। कह रहा है मोबाइल ₹10 में आप हमसे ले जाओ। मगर आप कहते हो नहीं यार, ₹10 का हो या जितने रुपए का हो, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। अगर हमें वेबसाइट से सामान लेना होता है तो हम किस पे जाते हैं? हम अमेज़न पे जाते हैं, राइट? फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, हम इस तरह की वेबसाइट से जाते हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं। तो हम इंटरनेट पे भरोसा नहीं करते, हम इन कंपनी से भरोसा करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपका मन हुआ भाई, आपने कहा भाई मैं पैसे-वैसे मेरे बढ़िया आ रहे हैं, मुझे थोड़ा डोनेशन करना है, थोड़ा पैसा मुझे एनजीओज़ में डोनेट करना है। बट भाई आपको पता चलता है यार, एनजीओ में तो पैसा मैंने डोनेट कर दिया और एनजीओ ने पैसा मेरा बैंक में ट्रांसफर भी कर दिया। बट मेरा पैसा आखिर में एनजीओ ने किस चीज़ के लिए यूज़ किया, ये मुझे कभी पता नहीं लगता है। मेरा पैसा एनजीओ ने एक्चुअली में जो कहा था कि मैं चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपसे पैसा ले रहा हूँ, या फिर उन्होंने कहा था कि मैं इस बच्चे की हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए आपसे पैसा ले रहा हूँ। आप एड्स देखते हो राइट, कि भाई यूट्यूब पे खूब सारे एड्स आते हैं कि भाई इस बच्चे को ये तकलीफ है इसलिए हमें पैसा चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो डोनेट करना तो चाहते हैं, मगर वो डोनेट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता है कि आखिर में ये लोग जो मेरे से पैसे लेंगे, ये पैसे आखिर में जाएंगे कहाँ, राइट? तो इंटरनेट यहाँ पे थोड़ा लैग कर जाता है। सेकंड चीज जहाँ पे, अच्छा हाँ, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रस्ट क्यों नहीं है इसके बारे में भी अगर बात की जाए तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, राइट? क्योंकि भाई अगर आप खुद सोचो, जो आपने पैसे डोनेट किए हैं इस एनजीओ को, तो आप एनजीओ की पासबुक तो देखने नहीं जाओगे कि मेरे पैसे गए थे और इसने, एनजीओ ने इस पैसे को यहाँ पे डोनेट किया, तो आप पासबुक तो देखने नहीं जाओगे। और आप देखने भी जाओगे तो भाई आपको बैंक दिखाएगा नहीं, वो कहेगा भाई ये एनजीओ की पासबुक है, आपको क्यों दिखाएं हम? तो सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट मिसिंग है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते इंटरनेट पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे, इसलिए हम ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हमें नहीं पता होता कि वो सॉफ्टवेयर हमारे डेटा के साथ क्या कर रहा है। बिकॉज ट्रांसपेरेंसी वाला इशू है, मतलब जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं, वहां ट्रस्ट भी नहीं हो सकता, राइट? ठीक उसी तरह से इंटरनेट एक जगह और लैग करता है। इंटरनेट बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज वे में वर्क करता है। एक्चुअली में इंटरनेट सेंट्रलाइज वे में बनाया नहीं गया था, मगर आज मार्केट में ऐसी कंपनीज आ गई हैं जिन्होंने इंटरनेट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया है। सोशल मीडिया का अगर हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा फेसबुक नहीं तो इंस्टाग्राम अब आता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसी तरह की हमारे पास दिमाग में पहले ख्याल आते हैं। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, फेसबुक पूरी तरह से उसको ओन करता है, या फिर मैं कहूँ मेटा भी उनको पूरी तरह से ओन करता है। अगर मैं बात करता हूँ शॉपिंग की, तो तुरंत से दिमाग में आता है अमेजॉन। अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से कि मुझे कुछ सर्च करना है, तो मुझे तुरंत दिमाग में आता है गूगल। मतलब कि ये सारी वो कंपनीज हैं जिन्होंने क्या किया है, पूरे इंटरनेट को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और इसी वजह से इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज़ हो जाता है, और इसी वजह से ये कंपनीज़ अपने मन-माने हिसाब से जो चाहे वो कर सकती हैं। अभी आप कह रहे हो कि यार अभी तो इतना दिखता नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अगर ये चीज़ चलती रही, तो आने वाले टाइम में ये कंपनीज़ पूरी तरीके से इंटरनेट को कंट्रोल करेंगी और हम उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाएँगे। तो एक चीज़ तो पक्की है कि हमें किसी ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जो कि डिसेंट्रलाइज़ हो, जिसको कोई कंपनी होल्ड ना कर रही हो, राइट? या फिर मैं कहूँ जिसको आप डिसेंट्रलाइज वे में यूज कर सको। और वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? वो टेक्नोलॉजी है आपकी ब्लॉकचेन। अगेन यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन एक्चुअली में डिसेंट्रलाइज होती नहीं है। ब्लॉकचेन एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी होती है, बट ब्लॉकचेन को आप डिसेंट्रलाइजेशन में यूज जरूर कर सकते हो। उसी तरह से ब्लॉकचेन एज ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बट ब्लॉकचेन आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए भी यूज कर सकते हो। और यहीं पे ब्लॉकचेन, मैं कहूँगा, गेम खेल जाती है, क्योंकि ये आपको वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रोवाइड करती है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर पाता। इंटरनेट क्या नहीं प्रोवाइड कर पाता है? ट्रस्ट नहीं प्रोवाइड कर पाता है आपको, फ्रीडम फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन नहीं प्रोवाइड करा पाता है, मगर ब्लॉकचेन आपको ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करा सकती है। और यहीं पे ब्लॉकचेन गेम खेल जाती है। तो जिस तरह से 90s में, अगर 1990s की बात करूं, जिस तरह से इंटरनेट ने पूरे कम्युनिकेशन फील्ड में एक डिसरप्शन ले आया, राइट? कम्युनिकेशन फील्ड की पूरी
एक मतलब जो उस समय बातें थी उसको एकदम बदल के रख दिया। जैसे हमारी सोशल मीडिया आई और सारी चीजें आई, उसी तरह से आज ब्लॉकचेन वही पावर रखती है। और ये एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है जो कि आपके इस ट्रस्ट वाले फैक्टर को पूरी तरीके से चेंज कर सकती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो कम्युनिकेशन एज वेल एज ट्रस्ट दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं ह्यूमन नेचर के। कम्युनिकेशन के बिना भी एक ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़िया नहीं हो सकता। ट्रस्ट के बिना भी आप एक अच्छे से ह्यूमन से बात नहीं कर सकते। आप जिस पे ट्रस्ट नहीं करते आप उससे बात भी नहीं करते, राइट? तो ये वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे ही आपकी जो ब्लॉकचेन है वो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है। और जिस तरह से अभी तक आपने बिलियन डॉलर कंपनीज देखी हैं अपनी वेब 2 वर्ल्ड में, ठीक उसी तरह से आपकी बिलियन डॉलर कंपनीज अब आप देखोगे वेब 3 वर्ल्ड में। तो जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया था जब वो लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे थे, मे बी अराउंड 1990s, राइट? वही चीजें अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आज की जनरेशन करने वाली है। बिकॉज अब वो वाला टाइम है कि जब आज से 10-15 साल बाद यहां से कुछ बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वेब 3 या फिर मैं कहूं ब्लॉकचेन इस पूरी चीज को बदल के रखने वाली है, जस्ट लाइक योर इंटरनेट। तो कभी भी आपको लगेगा क्या वेब 3 वो पोटेंशियल लगता है, ब्लॉकचेन वो पोटेंशियल लगती है, तो बस सीधे से समझ लेना बिल्कुल रखती है। बिकॉज जिस तरह से इंटरनेट में जो कंपनीज उस टाइम पे डेवलप हुई थी, फेसबुक को आप देख सकते हो, पेपाल को आप देख सकते हो, अमेजॉन को आप देख सकते हो, ये सारी कंपनीज तभी डेवलप हुई थी जब इंटरनेट शुरू हुआ था। उस समय ऐसा नहीं था कि पूरी तरफ इंटरनेट ही इंटरनेट था, नहीं। ये कंपनीज उसी समय डेवलप हुई और आज 10-15 साल के बाद ये पूरी तरह से इंटरनेट पर रूल कर रही हैं। ठीक उसी तरह से वेब 3 की फील्ड में आज से 10-15 साल बाद वही लोग होंगे जो 10-15 साल बाद आज जो शुरू करेंगे वो आगे जाके रूल करेंगे। और यही पावर आपको ब्लॉकचेन प्रोवाइड कर रही है। और इसीलिए भाई ब्लॉकचेन इतनी जरूरी हो जाती है। ओके, आई थिंक यहाँ पे चैट, तो मतलब मैं कुछ क्वेश्चंस किसी से ले सकता हूँ बेसिकली कुणाल, किसी कोई कंफ्यूजन हो इस पर्टिकुलर टॉपिक से कि यू एट द एंड ऑफ द श्योर सेशन भैया, लेते श्योर भैया। जस्ट 1 सेकंड, मैं क्वेश्चंस लिख लूँ, 1 मिनट। ओके So the chat option is on now. ओके Anybody who has any doubt can post their questions over there. यस भाई, जिसके भी डाउट्स हैं वो अपने चैट में पूछ सकता है। अगर किसी को भी इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में भी डाउट है, आगे की मत पूछना, आगे की तो मैं क्लियर करूंगा ही, बट अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है, वो पूछ सकता है। And one more thing, that हम्म the certificates will be provided to those people who will हम्म be giving the feedback over the form which will be provided to you. So that ओके feedback form will be random. So ओके make sure that आप last तक यहाँ पे रहे ताकि आपको feedback form मिले. You keep that feedback form, उसे fill करें, and then उसके बाद आपको certificate मिल पाएगा. Okay, so भैया, हम्म here's the first question. Uh, हम्म Somebody asked that how can we make our own cryptocurrency, and is there any loophole of blockchain technology? ओके तो अभी इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं थोड़ी देर में कुणाल। मैं ये सारे क्वेश्चंस अभी बाद में एड्रेस कर लूँ, मतलब कि मैं चाह रहा था कि भी जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो मैं पहले उसे एड्रेस कर लूँ, अगर कोई इशू ना हो तो। मैं क्रिप्टो करेंसी के हाँ सेक्शन एक भैया, बार आप कवर अप कर, चैट में चेक कर सकते हो, क्वेश्चंस डाल लें है ना? लोग। मैं Sure, अभी के sure लिए भैया. चैट में देख ले रहा हूँ, मैं फिर उसके हाँ बाद उसको भी कवर अप कर लूंगा, हाँ ठीक भैया, है? जो भी क्वेश्चन आपको एड्रेस करना आप चेक कर सकते हो उसमें से। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो कुछ क्वेश्चन लोगों का क्वेश्चन ये है कि वेब 3 और वेब 2, राइट? कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि वेब 2 और वेब 3 में क्या डिफरेंस है। और जब मैं कह रहा हूँ ब्लॉकचेन और मैं कह दे रहा हूँ वेब 3, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट कंफ्यूजन कुछ नहीं है। आपको ये समझना है कि वेब 2 एक कॉन्सेप्ट है, वेब 3 एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि वेब 2 का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि पहले आप वेब 1 की अगर बात करें तो वेब 1 कहता था कि आप इंटरनेट पे डेटा रीड कर सकते हो। तो शुरू के जो भी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई वहां पे आप डेटा रीड कर पाते थे, ओके? वेब 2 ने क्या कहा, जब आपका सोशल मीडिया आ गया तो सोशल मीडिया कहता है कि आप सिर्फ डेटा को रीड नहीं कर सकते, आप डेटा को राइट भी कर सकते हो। तो सोशल मीडिया पे आप देखते हो ना, अपना खुद का कंटेंट आप जनरेट कर सकते हो। फिर आता है वेब 3 जो कहता है आप ये रीड राइट तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हम आपको ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा प्राइवेसी भी प्रोवाइड कराएंगे। और वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है? तो ये आपका वेब 3 होता है। व्हाट अबाउट भैया, बैंक इन द there सेंट्रलाइज्ड? is one हाँ interesting question. हाँ हाँ। Bhaiya, there is one interesting question. Somebody is asking, is OpenAI included in the Web 3? ओके, नो ओपन एआई का कोई लेना देना नहीं है अभी वेब 3 से, अभी के लिए नहीं है। मे बी आगे जाके ये दोनों टेक्नोलॉजीज कहीं ना कहीं मीटअप करेंगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अभी आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि लिंकअप है, क्योंकि एआई इज अ डिफरेंट, यू नो, डिफरेंट थिंग, एंड वेब 3 इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों ही टेक्नोलॉजी अपना अलग अलग जगह पे वर्क कर रही है, ओके? And Bhaiya, next question is that in your opinion,
what are some of the mistakes that some people do while learning blockchain? आई विल टॉक अबाउट इट। जब हम लोग ब्लॉकचेन डेवलपमेंट वाला सेक्शन कवर अप करेंगे ना, तो एक बार मुझे क्वेश्चन वो कर देना, मैं उस समय बता दूंगा। पहले रोड मैप जब बताऊंगा तो वहां पे मैं मिस्टेक्स बता दूंगा। ओके श्योर भैया। ओके, मैं इसलिए अभी ये सब क्वेश्चंस ले लेना, अभी ले लूंगा तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, अभी भाई आप लोग जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो मैं सबके क्वेश्चंस देख रहा हूँ, बट बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आप लोग वो पूछे जो आगे के हैं, तो अभी थोड़ा वेट कर लो। जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, राइट। ओके, कैन यू सजेस्ट ब्लॉकचेन कोर्स? अरे सब बताऊंगा मैं, डोंट वरी दिवेश। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें बहुत सारे लोगों को क्लियर है। फिर हम लोग फिर से क्वेश्चन आंसर, मतलब कि देखिए आप लोगों को परेशानी होना है, मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। तो मैं कैसे क्वेश्चंस लेता हूँ मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं लेता कि आपको एंड में छोड़ दूंगा, कहूँगा कि आप पूछो जो पूछना है, नहीं। हर एक कॉन्सेप्ट के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट एक ये ध्यान रखना कि क्वेश्चंस लिमिटेड टू दिस प्रेजेंटेशन, मतलब लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर आगे जो मैं कवर अप करूंगा फिर आप उसमें वाले क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, जॉब वाले जो आप पूछ रहे हो, रोड मैप, कोर्सेस, सारी चीजें मैं कवर अप करूंगा। सो जस्ट डोंट वरी। सो मूविंग ऑन फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन अगर आप ध्यान से देखोगे एक डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है जो कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। तो ध्यान से देखते हैं इस डेफिनेशन को कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। आई नो डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर अब एक एक कीवर्ड को अच्छे से समझते हैं। पहले समझते हैं कि लेजर का मतलब क्या है, फिर इम्यूटेबल का क्या मतलब है और डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है। तो लेजर क्या होता है? तो लेजर एक्चुअली में वो जगह होती है जहां पे आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस को नोट करते हो। तो जैसे कि आपकी रजिस्टर बुक होती है, आपने देखा होगा कई शॉपकीपर्स सारे ट्रांजैक्शंस को नोट करते रहते हैं। आपने उनसे कितने का सामान लिया, उन्होंने आपको कितने का चेंज दिया, सारी चीज़ें वो अपने रजिस्टर बुक में मेंटेन करते हैं। फिर अगर आपने नहीं देखी है, आपको क्या आज तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा है, तो आपने मैकडोनल्ड्स गए होगे, राइट? मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, इस तरह की फास्ट फूड वाले जगह पे गए होगे जहाँ पे सेल्फ सर्विंग होती है। तो आप देखते हो कि जब भी आप उनको पैसा देते हो तो वो कुछ ना कुछ अपने कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होते हैं। कुछ कैलकुलेटर जैसी डिवाइस होती है, वहां पे कुछ ना कुछ टाइप कर रहे होते हैं। तो आखिर में कर क्या रहे होते हैं? वो एक्चुअली में एक अपना लेजर मेंटेन कर रहे होते हैं जहां पे वो अपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि उन्होंने आपने उनको कितने पैसे दिए, उन्होंने आपको कितना चेंज दिया। एक एक ट्रांजैक्शंस को नोट किया जा रहा होता है। तो ये जो लेजर्स होते हैं ये आपके ट्रेडिशनल वर्ल्ड के लेजर्स हैं, जो मतलब अभी तक आप यूज करते आ रहे थे। ब्लॉकचेन वर्ल्ड में यही लेजर हो जाता है ब्लॉक ऑफ योर ब्लॉकचेन। तो जो हमारी ब्लॉकचेन होती है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ब्लॉकचेन इस तरह से होता है जहाँ पे कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, कुछ इस तरह से, ये आप देख रहे हो ये ब्लॉक्स हैं, एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, ये ब्लॉकचेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। इन्हीं ब्लॉक्स पे ही आपके सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? मान लो ए ने बी को 5 बिटकॉइन दिए। तो बिटकॉइन मतलब एक क्रिप्टो करेंसी है, जिनको नहीं पता बात करेंगे इसके बारे में। तो ये ट्रांजैक्शन आप देखोगे कहां नोट हो जाएगा, ये आपके इस लेजर पे नोट हो जाएगा। लेट्स से सी ने डी को कुछ ट्रांजैक्शन किया कि 2 बिटकॉइन मैंने सी ने डी को दिए, तो ये भी ट्रांजैक्शन आपके ब्लॉक पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए इस ब्लॉक को हम कहते हैं लेजर। तो ब्लॉकचेन की दुनिया में इस ब्लॉक को ही लेजर माना जाता है। अब ये लेजर होता है इम्यूटेबल, जबकि ये लेजर्स होते हैं आपके म्यूटेबल। म्यूटेबल क्यों होते हैं? म्यूटेबल इसलिए क्योंकि भैया ये लेजर क्या है, इनमें से आप डेटा को रिमूव कर सकते हो। यहाँ से पेपर फाड़ लोगे आप रजिस्टर बुक से, ये डेटाबेस किसी के कंट्रोल में ही है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जिसके कंट्रोल में है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा इस डेटाबेस का, वो इसमें से डेटा रिमूव कर सकता है, इरेज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। ब्लॉकचेन के केस में ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन के केस में एक बार जो डेटा लिख गया वो लिख गया, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर ए ने बी को ट्रांजैक्शन किया है और ये ट्रांजैक्शन आपकी ब्लॉक पे आ चुका है, तो दुनिया की कोई भी ताकत अब ये ट्रांजैक्शन यहां से हटा नहीं सकती। ये पावर है आपके ब्लॉकचेन की, इसीलिए ब्लॉकचेन को कहा जाता है एक इम्यूटेबल लेजर। तो हमने दो कीवर्ड्स की मीनिंग यहां समझे, इम्यूटेबल और लेजर। अब कुछ लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, मैंने देखा कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे भी थे कि अगर ये इम्यूटेबल होता है, हमने कोई रॉन्ग डेटा यहाँ पे अगर डाल दिया तो फिर क्या होगा? अगर आपने कोई रॉन्ग डेटा यहाँ पे डाल दिया तो डाल दिया, कुछ नहीं होगा वहां पे। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते आप। एक बार जो डेटा जैसे मैंने कहा ब्लॉकचेन में आ गया वो चेंज नहीं हो सकता। अब आप कहोगे यार ये तो सही चीज नहीं है, मगर यही कॉस्ट है आपके, मैं कहूँगा प्राइवेसी की, आप तो आप कह लो, या तो आपके सिक्योरिटी की। ये कॉस्ट जो आप दे रहे हो, जहां पे आप कह रहे हो कि डेटा जो एक बार लिख गया वो लिख गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यस, अगर आपने कोई रॉन्ग डेटा भी यहाँ लिखा है तो आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। दिस इज वेरी ट्रू। कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू बहुत चीजें करी जा सकती हैं, बट वो थोड़े एडवांस मेथड होते हैं। मगर अगर आप एक बेस लेयर पे बात करो तो ब्लॉकचेन में डेटा चेंज नहीं हो पाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कीवर्ड। तो हम लोगों ने इम्यूटेबल समझा, लेजर समझा। ब्लॉकचेन में जो डेटा होता है, मतलब ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, राइट? ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है?
डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए है क्योंकि इसमें जब भी कोई ब्लॉक बनता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जहाँ पे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है और हर कंप्यूटर के पास एक ब्लॉकचेन है और हर कंप्यूटर के पास एक ही कॉपी की ब्लॉकचेन है। मतलब कि ए के पास जो ब्लॉकचेन है वही बी के पास ब्लॉकचेन है, वही सी के पास ब्लॉकचेन है, ई के पास ब्लॉकचेन है, एफ के पास ब्लॉकचेन है, सबके पास एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन है। अगर ए ने यहाँ पे कोई डेटा ऐड किया, अब ये कैसे होता है, ये माइनिंग के प्रोसेस से होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर ए ने कोई यहाँ पे ब्लॉक ऐड किया, कोई डेटा ऐड किया, आप इस तरह से भी समझ सकते हो, तो ये डेटा क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल ओवर द नेटवर्क। मगर ये तभी डिस्ट्रीब्यूट होता है जब जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो कंप्यूटर्स हैं, राइट, BCEF, और ब्लॉकचेन की दुनिया में इनको कहा जाता है नोड्स। तो ये जितने भी नोड्स हैं, जब ये वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि भाई ए ने जो ये ब्लॉक ऐड किया है ये सही ब्लॉक है कि नहीं है, इसमें सब कुछ सही से लिखा गया है कि नहीं है, कहीं ये कोई मैनिपुलेटेड ब्लॉक तो नहीं है। अगर ये वेरीफाई वैलिडेट कर लिया गया कि ये सही ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। देखा आपने क्या हुआ, ये ब्लॉक जो पहले ए के पास था वो सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसीलिए कहा गया इसे कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, बिकॉज ए के पास एक लेजर है, आप मान सकते हो, जो ए ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल ओवर द नेटवर्क। इसीलिए ब्लॉकचेन को कहा गया डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। लास्ट कीवर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्यों है? ट्रांसपेरेंट इसलिए है क्योंकि ये जो डेटा आप देख रहे हो ये पब्लिकली अवेलेबल है। मतलब अगर ए ने बी को कोई ट्रांजैक्शन किया, यहाँ ए बी से मत कंफ्यूज होएगा, चलिए एक्स वाई कहते हैं, एक्स ने वाई को कोई ट्रांजैक्शन किया 5 BTC का, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी इस ब्लॉकचेन पे, जो भी ब्लॉकचेन पे हुआ है वहां पे ये दिखेगा। बट आप कहोगे ये तो हमारी प्राइवेसी का इन्वेजन हो गया, मतलब ये तो पता चल गया कि एक्स ने वाई को कोई ट्रांजैक्शन किया है। नहीं, आप परेशान मत होइए, जो डेटा का यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है वो सब इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो डेफिनेटली आपकी कोई, मतलब आपके ब्लॉक पे जाके ये तो कोई देख सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, मगर ये एक्स कौन है भाई साहब और ये वाई कौन भाई साहब है, ये किसी को नहीं पता होगा। जैसे बैंक में अगर आप देखो, बैंक में क्या होता है, आपको पैन कार्ड डालना पड़ता है, आधार कार्ड डालना पड़ता है, और आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो पता होता है कि भैया सूरज जी ने, लेट्स से मनोज जी को 10 रुपए भेजे, कंजूस हैं थोड़े तो 10 ही रुपए भेजे, तो ये ट्रांजैक्शन आपको दिख जाएगा। मगर ब्लॉकचेन के केस में अगर कोई ट्रांजैक्शन सूरज जी ने मनोज जी को किया है, तो वो ट्रांजैक्शन कुछ एक्स और वाई के फॉर्मेट में होगा, एक इंक्रिप्टेड डेटा के फॉर्म में होगा। तो ये तो आपको दिखेगा कि एक्स और वाई ने कोई डेटा ट्रांसफर किया है, मगर ये नहीं दिखेगा कि एक्स और वाई हैं कौन, एक्स और वाई रहते कहाँ हैं, एड्रेस क्या है उनका, नहीं पता चल पाएगा आपको। और इसीलिए इसे कहा जाता है कि डेटा ट्रांसपेरेंट है बट यस इंक्रिप्टेड है। और इसीलिए ब्लॉकचेन की डेफिनेशन ये कहती है कि ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर व्हिच इज टोटली ट्रांसपेरेंट। बट यस, ये कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है ब्लॉकचेन की, आप एग्जाम्स में लिख सकते हो, बट चलिए परफेक्ट नहीं है डेफिनेशन, बिकॉज क्योंकि ब्लॉकचेन की भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, कोई प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है, तो कोई बहुत तरह की, मतलब अलग अलग वेराइटीज होती हैं, हर ब्लॉकचेन का अपना अपना एक वो कहते हैं, कह सकते हो आपकी अलग अलग फीचर्स होते हैं। ये मैंने एक जनरलाइज डेफिनेशन देने की कोशिश की है समझाने के लिए, बट डेफिनेटली अगर आप ब्लॉकचेन की डेफिनेशन सच में बनाने की कोशिश करोगे तो देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन कि हाँ यही डेफिनेशन है, नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, बहुत तरह की डेफिनेशन हो सकती है ब्लॉकचेन की। ओके अच्छा, एक चीज यहाँ पे लास्ट में बस चीज ये कहना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे मैं कहता रहा हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है बट ये डिसेंट्रलाइज अभी भी नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन इसको कराना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने ब्लॉकचेन कहीं बनाई है या फिर किसी कंपनी ने ब्लॉकचेन यूज कर दी है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। नहीं नहीं, वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है भाई, तो ये कंफ्यूज कभी मत होना। ब्लॉकचेन एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी है जो कि मैंने आपको डेफिनेशन दी, उसमें आप देखिएगा मैंने कहीं डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड नहीं यूज किया। आप बनाते हो ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज, मगर वो भी एक एडवांस टीक है, वो कभी बाद में बात करेंगे, वरना आप मेरे चैनल पर रेफर कर सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियोज हैं। बट अभी के लिए आप मान लो कि ये टेक्नोलॉजी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड, इम्यूटेबल है और ट्रांसपेरेंट है। ओके ओके, सो let me see any questions regarding this particular topic. Okay, अभी चैट्स, ओके अभी चैट्स ऑफ है आई थिंक। कुणाल, ओके यस थैंक यू, भैया, अभी बस चैट ऑन कर रहे हैं हम लोग। ओके ओके थैंक यू सो मच, इस या भैया हो गई उस ऑन। ओके थैंक यू। In this world of capitalist, how can a technology is disruptive if someone cannot earn from it? So Varun is asking कि इसमें से अर्निंग नहीं पॉसिबल है, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको वरुण, इसमें अर्निंग नहीं पॉसिबल है? अगर आप ध्यान से देखो फेसबुक, तो फेसबुक तो क्या, मतलब आप जब फेसबुक यूज करते हो तो पैसा तो नहीं मिलता है आपको उसका, राइट? वहां पे एक पैसा किस चीज का, फेसबुक कैसे पैसा कमाता है, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा कमाता है, तो वो आपकी अटेंशन को लेता है, राइट? आपकी अटेंशन को वो यूज करता है। वैसे ही वेब3 में भी बहुत तरीके हैं जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो कि यहाँ पे पैसा नहीं कमाया जा सकता, बहुत तरीके हैं।
ओके, पैसिव इनकम, बात करते हैं स्कोप ऑफ फ्रीलांसिंग का आगे। बिल्कुल खोल सकते हैं भाई, कुछ लोग कह रहे हैं यूट्यूब खोल सकते हैं, बट मेरे से कॉम्पीट मत करना दोस्त, कर सकते हो आप। ओके, सो आर ब्लॉक्स लिमिटेड? नो, ब्लॉक्स आर नॉट लिमिटेड प्रताप, ब्लॉक्स की कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितने चाहे उतने ब्लॉक्स वो कर सकते हो, बना सकते हो। नो ब्लॉक्स मैंने बता ही दिया, ठीक है। So question is in transparency and distribution same? No, transparency and distribution are not same. Okay, I am not able to pronounce the name. Kamal Kant, right? So transparency तो मतलब हो गया ना कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मतलब कि डेटा आपको दिख जाएगा, जो भी हो रहा है आपको दिखेगा ब्लॉकचेन पे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। दोस्त अगर आप स्लाइड देखोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, मैं स्लाइड प्रोवाइड करा दूंगा। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूट होना और ट्रांसपेरेंट होना दो अलग बातें हैं, राइट? आपके पास एक कॉपी है, आपने क्लास में बांट दी वो कॉपी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मगर आपकी कॉपी कोई पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, कितनी आपकी कॉपी ट्रांसपेरेंट है, पता चला आपने कॉपी तो डिस्ट्रीब्यूट की मगर उसको लॉक लगा दिया है, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, राइट? तो दैट्स द थिंग। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ। हाउ मेनी ट्रांजैक्शन मेक इन अ, वो डिपेंड करता है भीमप्पा, वो डिपेंड करता है, वो उसका कोई एक्चुअली में आंसर नहीं है, क्योंकि हर ब्लॉकचेन अलग होती है और सबके अपने अपने वो होते हैं, फीचर्स होते हैं। सर एनी डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी? नो, आई डोंट थिंक सो कोई डिसएडवांटेज है। आई थिंक ट्रांसपेरेंसी तो अच्छी चीज़ है, राइट सूर्यांश? तो जितनी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी, जितनी चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल होंगी, उतना अच्छा होता है। अगर आप देखो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम से 1000 गुना ज़्यादा सिक्योर होता है, और जबकि वो सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, उसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, बट वो ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, और उसको ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं क्योंकि वो ओपन सोर्स है। और उसी तरह से आपकी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी भी टोटली तरह से ओपन सोर्स होती है। यू कैन वर्क ऑन इट, टोटली ट्रांसपेरेंसी, नथिंग टू हाइड। ओके, so what is exact what is about private blockchain? प्राइवेट ब्लॉकचेन इज अ डिफरेंट, मैं बात करूंगा इसके बारे में, दीपेश अभी बात करेंगे आगे इसके बारे में। ओके, ठीक है भाई, किसी किसी के अगर क्वेश्चंस रह जा रहे हैं, एंड आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बट टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तो आप माइंड मत करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे अभी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और या फिर आप कोडिटे चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हुई है। अभी के लिए थोड़ा मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप फिर उसके बाद डिसाइड कर लेना। ओके, सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज जो आप बहुत ज़्यादा देखते हो ब्लॉकचेन की केस में। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो आप सुनते हो क्रिप्टो करेंसी, राइट? और आप लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हो बहुत सारे लोग, राइट? दूसरी टर्मिनोलॉजी जो है माइनिंग, इसके बारे में हमेशा आपके कंफ्यूजन रहता है कि आखिर में माइनिंग में होता क्या है। और तीसरी टर्मिनोलॉजी जो आप देखते हो वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कि आखिर में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या भला है, और क्या मतलब थोड़ा घबराहट सी होती है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टर्म सुनने में, तो कैसे क्या है ये चीज़, इसको भी समझेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो मैंने अभी कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछा कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो, और मैंने ये भी पूछा कि आप जब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो तो आप किस में इन्वेस्ट करते हो? आप टोकन में इन्वेस्ट करते हो कि आप एक प्रोटोकॉल या फिर एक कॉइन में इन्वेस्ट करते हो? आई होप बहुत से लोगों को पता होगा, और हो सकता है नहीं भी पता होगा। आई होप, मुझे जितना लगता है 90% लोगों को नहीं पता होगा कि टोकन और प्रोटोकॉल और कॉइन ये सब चीज़ें क्या हैं। तो लेट्स सी कि ये क्रिप्टो करेंसी किन दो चीज़ों में डिवाइडेड है। तो हमारी क्रिप्टो करेंसी दो चीज़ों में डिवाइड होती है। तो जब हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं ना, तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं। पहली चीज़ जो हम बात करते हैं वो प्रोटोकॉल स्लैश कॉइन की बात करते हैं। दूसरी चीज़ इसकी हम बात करते हैं वो टोकन्स होते हैं। अब प्रोटोकॉल स्लैश कॉइन का क्या मतलब है? जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया, राइट? आपका इथेरियम हो गया, आपका सोलाना हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल हैं प्रोटोकॉल्स के। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल्स का बहुत ही सिंपल सा मतलब ये है, रूल्स। जैसे कि आपके इंटरनेट में रूल्स होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो नेटवर्किंग तो उसमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, राइट? तो बहुत तरह के प्रोटोकॉल्स पे इंटरनेट वर्क करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जिस पे इंटरनेट वर्क करता है। उसी तरह से आप ये जो देख रहे हो ना, ब्लॉकचेन, इथेरियम, सोलाना, और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि बस इतने ही होते हैं, बहुत होते हैं। तो हर एक प्रोटोकॉल्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि बताते हैं कि ब्लॉकचेन किस तरह से वर्क करेगी। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन और इथेरियम की ब्लॉकचेन ऐसा नहीं कि सेम तरह से वर्क करती है, नहीं। बिटकॉइन के अपने रूल्स हैं, इथेरियम के अपने रूल्स हैं। जिस तरह से टीसीपी आईपी का अपना प्रोटोकॉल है, यूडीपी का अपना प्रोटोकॉल है, ठीक उसी तरह से बिटकॉइन का अपना एक प्रोटोकॉल है, इथेरियम का अपना एक प्रोटोकॉल है, सोलाना का अपना एक प्रोटोकॉल है। जैसे बिटकॉइन के केस में प्रूफ ऑफ वर्क होता है। अब ये थोड़ा मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया अभी के टाइम के लिए, पर ठीक है, अभी के लिए आप मान लो कि एक मतलब एक तरह से एक एल्गोरिथम होती है जिसे हम कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क।
इथेरियम के केस में प्रूफ ऑफ स्टेक यूज होता है, पहले नहीं होता था, पहले प्रूफ ऑफ वर्क ही होता था, बट अब प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। तो ये सब चीजें कौन गवर्न कर रहा है? ये सब प्रोटोकॉल्स गवर्न कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन गवर्न कर रही है। अब जो ये ब्लॉकचेन्स होती है, इनके पास अपना एक कॉइन होता है। तो जब भी कोई ब्लॉकचेन बनाई जाती है तो उनसे रिलेटेड उनका खुद का एक कॉइन होता है। एक तरह से आप समझ सकते हो उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे बिटकॉइन की केस की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन के केस में जो कॉइन होता है उसका नाम ही बिटकॉइन होता है। तो बिटकॉइन जब आप कहते हो तो बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल भी है और बिटकॉइन एक कॉइन भी है। ठीक है। इथेरियम इथेरियम के केस में इथेरियम एक प्रोटोकॉल है। अगर उसके कॉइन की बात करूं तो ईथर उसके कॉइन का नाम है। बात समझ में आ रही? थोड़ा मैं स्लो जाता हूं। बिटकॉइन के केस में प्रोटोकॉल भी बिटकॉइन है और उसके कॉइन का नाम भी बिटकॉइन है, बट दोनों अलग चीजें, कॉइन अलग है। इथेरियम के केस में प्रोटोकॉल का नाम है इथेरियम, कॉइन का नाम है ईथर। ठीक है। सोलाना के केस में उनका अपना एक ब्लॉकचेन, मतलब सोलाना का प्रोटोकॉल है सोलाना, और आई थिंक उनके जो कॉइन का नाम है, आई थिंक SOL है। आई एम नॉट श्योर अबाउट सोलाना, बट उनका अपना खुद का कॉइन है। तो ये तो हो गए प्रोटोकॉल और कॉइन। टोकन्स की बात करते हैं। तो हर ब्लॉकचेन जरूरी नहीं है कि आपको टोकन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। बिटकॉइन के केस में ये आपको कोई भी टोकन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। वही इथेरियम के केस में इनके पास अपना खुद का एक स्टैंडर्ड होता है जिसे वो कहते हैं ERC, और बहुत तरह के टोकन्स आपको इथेरियम प्रोवाइड करता है। ERC 721 आपने शायद सुना हो, ERC 1155, ERC 20। तो ये बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स हैं जो कि आपको इथेरियम प्रोवाइड करता है। सोलाना के केस में इसका नाम होता है SPL। तो ये टोकन्स का क्या काम होता है? तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि टोकन्स आपके ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल के ऊपर बनाने वाली चीज है। तो प्रोटोकॉल तो एक चीज है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, इस पे मुझे कुछ अलग तरह की एप्लीकेशन बनानी है। मुझे क्या करना है? NFT बनानी है। आपने शायद सुना हो ये टर्म। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ERC 721 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपके लिए NFT बनाने में हेल्प करेगा। इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको मेरी बात पे यकीन भी हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे, और ये रहा यहाँ पे। तो जैसे कि इथेरियम के केस में अगर बात करूं, तो इथेरियम के केस में जो गो इथेरियम है, एक तरह से आप समझ सकते हो ये इसका प्रोटोकॉल है, और ये सब पब्लिकली अवेलेबल है। आप ओपन सोर्स है, आप जा सकते हो गिटहब की इस प्रोफाइल पे, और आप देखोगे ये पूरा एक तरह से इथेरियम का इंप्लीमेंटेशन है कि इथेरियम किस तरह से वर्क करेगा, कैसे ब्लॉक्स बनेंगे, कैसे माइनिंग होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको। वही अगर मैं बात करूं इसके टोकन की, जो कि आप या इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बनाते हो, तो ये इसका ERC 20 टोकन का एक कॉन्ट्रैक्ट है। बात करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मतलब इस नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम आपने क्या किया है, इस इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर लिखा है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं, जो लोग भी भाई इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको मैं एक और चीज दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे आप देखोगे इस समय क्रिप्टो करेंसीज का एक टैब ओपन है, और आप देखोगे यहाँ पे हर तरह की क्रिप्टो करेंसी शो हो रही है। अब भाई जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो ध्यान से देख ले। तो यहाँ पे हर तरह की आपको क्रिप्टो करेंसीज दिख रही है, राइट। अब मैं जाता हूँ इसके फिल्टर सेक्शन में, और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बिटकॉइन दिख रहा है, राइट। बिटकॉइन भी दिख रहा है, इथेरियम भी दिख रहा है। मैं यहाँ पे फिल्टर पे गया और मैंने किया ऐड फिल्टर। अब आप देखना मैं ऑल क्रिप्टो करेंसीज पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरे पास देखो कॉइन्स के भी ऑप्शन है और टोकन्स के भी ऑप्शन है। अगर मैंने यहाँ पे टोकन सेलेक्ट कर लिया तो आप देखना वहां से बिटकॉइन भी गायब हो जाएगा, इथेरियम भी गायब हो जाएगा। अगर सोलाना होता नीचे, मैंने देखा नहीं, तो वो भी गायब हो जाएगा। अब देखिए मैं टोकन्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने किया शो रिजल्ट्स। अब देखोगे यहाँ पे ना तो बिटकॉइन है और ना ही यहाँ पे इथेरियम है। तो अभी तक आपने जब इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने किस में किया है? आपने अभी तक इथेरियम पे इन्वेस्ट जब किया है तो आपने उसके प्रोटोकॉल पे इन्वेस्ट किया है, आपने उसके कॉइन पे इन्वेस्ट किया है एक तरह से। अब ये सारे आपके टोकन्स हैं, देख रहे हो, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स हैं। अगर मैं वापस से इस फिल्टर पे जाता हूँ और ऑल क्रिप्टो करेंसीज में कॉइन्स को सेलेक्ट करता हूँ, शो रिजल्ट्स करता हूँ, तो आप देखोगे वापस से यहाँ पे बिटकॉइन भी शो हो रहा है, इथेरियम भी शो हो रहा है, और भी डिफरेंट सोलाना भी देखो आप यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। तो ये सब क्या है, जैसे कि मैंने बोला, ये प्रोटोकॉल्स हैं। और जब यहाँ पे आप ये पैसे देख रहे हो ना, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं प्रोटोकॉल्स पे। अब इन प्रोटोकॉल्स का यूज करके कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने टोकन्स लॉन्च करती हैं। तो वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अलग चीज हो जाती है। ओके। सो आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा आपको कि प्रोटोकॉल क्या होता है और टोकन्स क्या होता है। ठीक है। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो अब वो पूछ सकता है। We are opening the chat section again. You can ask your questions now.
ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटिव टोकन? आई एम नॉट श्योर यार, नेटिव टोकन तो मैंने पहली बार सुना है, मुझे नहीं पता। मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता यार, अब इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन मत पूछना मेरे से, मैं सिर्फ डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन पूछना। मैं जानता हूँ मैंने जैसे ही इन्वेस्टमेंट यूज़ किया, आप सब इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन करोगे आप लोग। लविंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच प्रियांशु। कैन वी स्वैप कॉइन्स? नो, यू कैन नॉट स्वैप कॉइन्स आई थिंक। मुझे नहीं पता है, मैंने सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी, मैं इतना इन्वेस्टमेंट साइड गया नहीं हूँ, तो मैंने कभी इस चीज़ पे इतना अभी ध्यान नहीं दिया। मैं डेफिनेटली कुछ टाइम में इस महीने मैंने सोचा है कि मैं अब DeFi पे थोड़ा वर्क करूंगा, तब आपको ये आंसर ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, इन्वेस्टमेंट वाले भी। ओके, ज़्यादा क्वेश्चन, डिफरेंस मैंने बताया ना कॉइन और टोकन में डिफरेंस। आई थिंक मैं एक बार हल्का सा रीजन आपको दे रहा हूँ जिनको अभी भी नहीं समझना है, बस इतना समझ लीजिए, प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सब रूल्स हैं जिसके थ्रू आपकी ब्लॉकचेन किस तरह से रन करेगी। ठीक, टोकन्स क्या है? टोकन्स इन ब्लॉकचेन पे वर्क करने वाले प्रोग्राम्स हैं, इस तरह से आप समझ सकते हो। या फिर एक हल्का सा आइडिया दूं, कंफ्यूज मत होइएगा, मगर जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, मान लो। उसी तरह से हमारा ब्लॉकचेन भी एक प्लेटफॉर्म है, मतलब ये प्रोटोकॉल्स जो हैं ये हमारे प्लेटफॉर्म है। अब इन प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे आप अलग अलग वीडियो अपलोड करते हो, राइट? आप अपना वीडियो अपलोड करोगे, मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा, तो ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये एक तरह से आप समझ सकते हो टोकन्स है। इस तरह से आप थोड़ा सा समझ सकते हो। यूट्यूब एक, मान लो आपका एक ब्लॉकचेन हो गया, और इस पे आप क्या कर रहे हो, वीडियो वीडियो डाल रहे हो, सबके अलग अलग वीडियो हैं, तो वीडियोज एक तरह से टोकन्स हो गए। और ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पे सारा काम हो रहा है कि किस तरह से वीडियो अपलोड होंगे, कब वीडियो नहीं अपलोड होंगे, कब कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, किस तरह का क्या थंबनेल अपलोड आप करोगे, ये सारी चीजें आपके ब्लॉकचेन के इंप्लीमेंटेशन में है। मैं शायद समझा पाया वो चीज। सर कितने बजे तक क्लास चलेगी? कोशिश तो यार जितनी 7:30 तक ओवर कर दें, बट लेट्स सी। ओके, मैं अब ज़्यादा क्वेश्चन, अब कुछ लोग एंड्रॉइड स्पैमिंग करना शुरू कर देते हैं, ये स्पैम वाले बहुत जगह रहते हैं। एक है जो स्पैम किया जा रहा है। कैन मोनोपोली कंपनीज आर स्टॉप वर्किंग इन वेब3? कैन मोनोपोली कंपनीज में, मोनोपोली कंपनीज नहीं, ऐसा नहीं होगा। सी, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ इस पूरी प्रेजेंटेशन के थ्रू कि अगर वेब3 आएगा तो वेब2 वाली कंपनीज चली जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आने वाला टाइम आपको ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करेगा, आपको एक तरह से ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। डेफिनेटली आप चूज, आपके ऊपर होगा कि आप क्या करना चाहते हो चूज। अगर आपको लगेगा कि यार मुझे अपनी प्राइवेसी सिक्योरिटी ज़्यादा प्यारी है, तो आप इन पे मूव कर जाओगे। अगर आपको लगता है नहीं ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आप इन पे मूव करोगे। बिल्कुल भी इस प्रेजेंटेशन का मतलब नहीं है कि वेब3 के आने से वेब2 चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज वेब3 वेब2 पे ही कहीं ना कहीं टिका हुआ है। तो ये दोनों पैरेलली चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वेब3 आएगा तो वेब2 वाली कंपनीज डूब जाएंगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। राइट, यू कैन से लाइक दैट शिवम। ठीक है, ओके, आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया है सबको, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटकॉइन। ओके, कि बिटकॉइन क्या है, बढ़िया है ना फोटो वाली। सो बिटकॉइन को समझते हैं कि आखिर में ये बिटकॉइन क्या बला है। तो बेसिकली बिटकॉइन जी का जन्म हमारे 2008 में हुआ था, और इनको बनाने वाले थे हमारे सतोशी नाकामोटो जी, और ईयर 2008 में बिटकॉइन जो है वो बॉर्न हो गया था। ठीक है, अब ये बिटकॉइन है क्या? ठीक है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन नहीं है, पहले ही मैंने दिखा दिया आपको। बिटकॉइन एक तरह से प्रोटोकॉल है, ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी जिसका मैंने आपको डेफिनेशन ही बताई, डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर, एंड बिटकॉइन इज अ प्रोटोकॉल। अब बिटकॉइन होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है, तो इन सारे वर्ड्स को थोड़ा में ध्यान देना होगा। तो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज, ओके मेरी पेन चल जाओ भाई, तो एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है विदाउट अ सेंट्रल बैंक और सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर। अभी तक जो आप करेंसी यूज कर रहे थे, आपके पास रुपीज होंगे, राइट? इंडिया में रुपीज चलते हैं, यूएसए में डॉलर चलते हैं, तो ये फियाट करेंसीज कहलाई जाती हैं। ये करेंसीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एक सेंट्रल अथॉरिटी, बैंक्स कवर इसको कंट्रोल करते हैं। मगर बिटकॉइन के केस में इस करेंसी को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, ये पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज है, एंड दिस इज ग्रेट, राइट? कोई भी कंट्रोल करने वाला ऐसे नहीं है। आप अपने घर में बैठ के खुद का बिटकॉइन प्रिंट कर सकते हो, जैसे गवर्नमेंट अपना पैसा अपने अपने जगह पे प्रिंट करती है, और आप प्रिंट नहीं कर सकते पैसा। आप प्रिंट कर सकते हो क्या? आप नहीं प्रिंट कर सकते, मगर बिटकॉइन को आप प्रिंट कर सकते हो, बस आपके पास मशीन होनी चाहिए। दैट कैन बी सेंड फ्रॉम यूजर टू यूजर, जिस तरह से आप एक दूसरे को पेमेंट करते हो, ऑन द पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क। ओके, व्हाट डज इट मीन पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क? इसके बारे में बात करते हैं अभी।
विदाउट द नीड फॉर इंटरमीडिएट्स। तो दो बिग आइडियाज आपको यहां पे ध्यान देने हैं कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है। बस अभी के लिए आप इस पे ध्यान दो, पीयर टू पीयर पे भी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये मेरी एक डिजिटल करेंसी है भाई, ओके। और ये जो बिटकॉइन है, जिसको मैंने कहा एक प्रोटोकॉल है, ये वर्क किस पे करता है? ये आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो बिटकॉइन भी उस पर वर्क नहीं कर पाता। अब ये पीयर टू पीयर का क्या मतलब है ना, मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया पीयर टू पीयर, तो थोड़े हैवी जार्गन्स को यहाँ से कम करते हुए, तो हमारे पास दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और एक होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या कहता है कि सर्वर पे डेटा होगा और मुझे जो डेटा चाहिए होगा मैं सर्वर से रिक्वेस्ट करूंगा। तो यूट्यूब मान लो एक सर्वर है, और अगर मुझे यूट्यूब से कोई वीडियो देखना है तो मैं यूट्यूब के सर्वर से रिक्वेस्ट करता हूं और फिर यूट्यूब मुझे वो वीडियो लाके दे देता है। सो दिस इज हाउ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क्स। मगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी है, राइट? ये एक सेंट्रलाइज एंटिटी है। क्यों सेंट्रलाइज है? बिकॉज यूट्यूब पूरे डेटा को कंट्रोल कर रहा है, वही वीडियो दिखाएगा आपको, उसी के पास पूरे डेटा है, इवन तो डेटा आप ही का होगा बट यूट्यूब कंट्रोल करेगा। पीयर टू पीयर में क्या होता है? पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में यहाँ ना तो कोई क्लाइंट होता है ना कोई सर्वर होता है, सब दोस्त होते हैं, सब इक्विवेलेंट होता है। जैसे क्लाइंट सर्वर में क्या है, सर्वर एक तरह से टॉप पे है क्योंकि मेरे पास डेटा है, आई एम द किंग। पीयर टू पीयर में क्या होता है? ऐसा नहीं होता। पीयर टू पीयर इज लाइक एवरीवन इज पीयर, पीयर मतलब फ्रेंड्स, जहां पे डेटा किसी के पास भी हो सकता है और कोई भी उस डेटा की रिक्वेस्ट कहीं से भी कर सकता है। तो अगर मान लो डेटा चाहिए एफ को, तो उसने कहा भाई ए मुझे डेटा चाहिए, मान लो अब यही डेटा चाहिए बी को, तो बी ए से भी रिक्वेस्ट कर सकता है, एफ से भी रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक उसी तरह से ई को ई भी रिक्वेस्ट कर सकता है, सी भी रिक्वेस्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पे डेटा का कंट्रोल किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है, सब ही यहाँ पे डेटा को एक तरह से मैनेज कर रहे हैं। जैसे अगर आपने टोरेंट का एक नाम सुना होगा, बहुत ही बदनाम हो जाता है टोरेंट, मगर टोरेंट एक्चुअली में कोई बदनाम चीज नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं यहाँ पे पायरेसी होती है इसलिए टोरेंट खराब चीज है। टोरेंट एक्चुअली में खराब नहीं है। टोरेंट एक्चुअली में एक पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है जो कि आपको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी, जहां पे अगर आपको डेटा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ तो उसके लिए आपको कोई सर्वर की जरूरत नहीं है। तो आपको किसी सर्वर पे डेटा अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आप अपने दोस्त से डायरेक्टली डेटा शेयर कर पाओगे। बट डेफिनेटली अब टोरेंट को लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट बिटकॉइन भी आपका इसी फॉर्मूले पे बना है। मतलब यहाँ पे बिटकॉइन इस पूरे सिस्टम पे रन करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो कहेगी कि मैं तुम्हें बिटकॉइन दूंगी और फिर बिटकॉइन पास होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितने कंप्यूटर्स यहाँ पे हैं इस बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट हैं, वो सब का सब बिटकॉइन को कंट्रोल कर सकते हैं, बिटकॉइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिटकॉइन को रोक सकते हैं, सब कर सकते हैं। रोक नहीं सकते इन द सेंस सप्लाई कर सकते हैं। मगर जब मैं बात करता हूँ बिटकॉइन की तो लोगों के मन में एक बड़ी मतलब ये रहती है शंका, क्या ट्रस्ट कैसे करें? मतलब फिएट करेंसी को तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, मगर हम बिटकॉइन पे कैसे ट्रस्ट करें? तो आपको समझना होगा कि जब आप कहते हो कि मैं फिएट करेंसी पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, अगेन इंडियन रुपीज, यूएसए डॉलर, तो आप बात कर रहे होते हो बैंक पे ट्रस्ट करने की, या फिर मैं कहूँगा गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करने की, है ना? अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, अगर आपका बैंक सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, यूक्रेन में और रशिया में अभी वॉर हुआ था, मतलब हुआ क्या था, अभी भी चल रहा है। तो वहां पे आपने देखा होगा यूक्रेन जब भी डोनेशंस मांग रहा था तो वो ज्यादातर बिटकॉइंस के केस में मतलब बिटकॉइंस के टर्म्स में मांगता था, एनएफटी के टर्म्स में मांगता था, मतलब वो क्रिप्टो डोनेशंस मांग रहा था। वो क्यों करेंसी डोनेशन नहीं मांग रहा था? बिकॉज करेंसी डोनेशन अगर वो मांगता, क्योंकि यूक्रेन में उस समय वॉर चल रहा है, अगर वॉर चल रहा है तो गवर्नमेंट अनस्टेबल है, गवर्नमेंट अनस्टेबल है तो बैंक्स भी अनस्टेबल हैं। तो जब बैंक्स और गवर्नमेंट दोनों ही अनस्टेबल होंगे तो जो करेंसी होती है ना उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि आपकी जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो वैल्यू किस चीज की प्रोवाइड करी जाए? तो आपकी फियाट करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो उस केस में अगर कोई इनको पैसे के टर्म्स में पैसे भेजता, मान लो कि यूएस के डॉलर्स कोई भेजता, भेजे गए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं भेजे गए होंगे, बट अगर किसी ने यूएस डॉलर्स भेजे तो डेफिनेटली वो यूक्रेन की करेंसी में कन्वर्ट किए जाएंगे, और जब वो यूक्रेन की करेंसी में कन्वर्ट होंगे तो सीधी सी बात है उनकी कोई वैल्यू ज्यादा नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कि वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, रही ज्यादा नहीं रहेगी। और आप ये चीज चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे आप जाना और देखना कि जब वॉर शुरू हुआ यूक्रेन का तो जो करेंसी वैल्यू थी, आप ध्यान से देखोगे, मैंने देखा था ये, तो वो पहले करेंसी वैल्यू ऐसे चल रही थी, ऐसे ऐसे, जैसे ही वॉर शुरू हुआ है करेंसी वैल्यू एकदम ऐसे नीचे चली गई, जैसे मैं आज नहीं, पूरी ड्रॉप मार गई ऐसे। और ये सिर्फ यूक्रेन में नहीं हुआ, ये रशिया में भी हुआ। पहले वो ऐसे ऐसे चल रही थी, ऐसे 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 ऐसे, फिर वो जैसे ही वॉर की सिचुएशन आई है वो पूरी ऐसे नीचे चली गई, बिकॉज गवर्नमेंट अनस्टेबल थी, बिकॉज आपकी बैंक अनस्टेबल था। मगर यही चीज अगर आप देखोगे बिटकॉइन के केस में, तो बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं होता है।
बिटकॉइन पे जब आप ट्रस्ट करते हो तो आप ट्रस्ट कर रहे होते हो इसकी एल्गोरिथम पे, इसके मैथमेटिकल प्रूफ पे, ठीक है। और ये मैथमेटिकल प्रूफ कंप्लीटली ओपन सोर्स होता है, ऐसा नहीं कि ये छुपा हुआ है कि किसी को पता नहीं कि इसमें क्या लिखा है, नहीं। 2008 के बाद सबको पता है कि इसमें क्या लिखा है, लाखों डेवलपर्स ने इसको पढ़ भी लिया है, देख भी लिया है, जस्टिफाई भी कर दिया है, ब्रेक तक करने की कोशिश की, सब कुछ ट्राई किया गया, नहीं हो पाया। ये एल्गोरिथम इतनी स्ट्रांग है, इतनी बढ़िया है, जो वर्क हमेशा करती है। ये कुछ इसी तरह से है जैसे 2+2, चाहे आप इंडिया में करो, चाहे आप यूएसए में करो, चाहे आप कहीं और करो, हमेशा 4 होता है, राइट। ग्रेविटी की अगर बात की जाए, चाहे आप इंडिया में बॉल नीचे गिराओ या फिर यूएसए में गिराओ या किसी भी कंट्री में गिराओ, बॉल नीचे ही गिरेगी। उसी तरह से ये भी एक तरह से आप समझ सकते हो एक लॉ है। अगेन मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं करना है, किसी की बात पे भी आपको भरोसा नहीं करना है। सिंपली आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है भैया इनके गिटहब के सोर्स फाइल पे, और ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही इनकी सोर्स फाइल, सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल, कुछ भी छुपा नहीं। यही ट्रांसपेरेंसी की सबसे बड़ी बात होती है। अगेन आपको देखना है बिटकॉइन कैसे वर्क करता है, यू आर मोर देन वेलकम। आप इनके डॉक्स पे आ जाओ, क्लिक करो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे किस तरह से डेटा, मतलब किस तरह से चेन बनेगी, क्या उसमें प्रोसेस होगा, A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको इन फाइल्स में मिल जाएगी। एंड अगेन आप पढ़ सकते हो, इसे कुछ भी छुपा नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, वो पूछ सकता है। Okay, so we are again opening the chat section. You can post your questions over there. How will Facebook earn if they become decentralized, and if Facebook cannot earn, why will do charity like this? And everyone is here. Okay. So question is by Varun कि कैसे Facebook earn करेगा। सी मैं बताता हूँ कैसे earn करेगा। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरी स्क्रीन पे एक ब्राउजर मैंने खोला हुआ है जिसका नाम है ब्रेव ब्राउजर। इस ब्रेव ब्राउजर में क्या है कि अगर मैं इसको आपको ऐसे ओपन करके दिखाऊं तो इसमें आप देखोगे, इसमें ब्रेव ब्राउजर मुझे रिवॉर्ड्स देता है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना ब्रेव रिवॉर्ड्स लिखा हुआ है। तो ये ब्रेव रिवॉर्ड्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रेव रिवॉर्ड्स एक फैसिलिटी है जहां पे आप चूज करते हो कि आपको एड्स देखने हैं कि नहीं देखने हैं। अगर आप कहते हो कि मैं एड्स देखना चाहता हूं तो ब्रेव ब्राउजर उसके लिए आपको पे करता है। ब्रेव ब्राउजर उसके लिए आपको अपनी क्रिप्टो में पे करता है, और इससे ब्रेव ब्राउजर को भी फायदा हो जाता है क्योंकि जो एड रन कर रहे हैं वो ब्रेव ब्राउजर पर रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूजर के पास एक ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया और कंपनी भी पैसा कमा रही है। ऐसा नहीं कि पैसा कमाना बंद हो गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वेब3 आएगा तो पैसा ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये सब उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वेब3 में स्केलेबिलिटी नहीं है तो पैसा नहीं आ पाएगा, बहुत कुछ आपको बताया जा रहा है उल्टा सीधा, आई नो। बट आप देखोगे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जिस तरह से फेसबुक पैसा कमाता है उस तरह से ये ब्रेव ब्राउजर भी पैसा कमाता है। द ओनली डिफरेंस इज फेसबुक आपको कोई चॉइस नहीं देता है कि आपको ऐड देखना है कि नहीं देखना है। ब्रेव ब्राउजर आपको वो चॉइस देता है कि आप ऐड देखोगे पैसा मिलेगा, नहीं देखोगे पैसा नहीं मिलेगा, बात खत्म होगी। तो ऑप्शन किसके पास है, कंट्रोल किसके पास है, यूजर के पास है। और दिस इज वन ऑफ द अगेन दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जो मैंने अभी आपको दिया है। ये ऐसा नहीं कि बस यही है, बहुत तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो। मैंने इस पर भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये वॉलेट रहता है, इसी वॉलेट में आपका पूरा पैसा आता है। मैं नहीं कहूँगा कि करोड़पति हो जाओगे आप इससे, बट हाँ ऐसा आता है। Okay. Bhaiya, there is a very popular question. So, how to know the business plans of blockchain-based applications? Can we build a startup out of this knowledge? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करना दो। The question is how to know the business plans of blockchain-based applications, and can we build a startup out of the knowledge? Okay. बिजनेस प्लान मेरे को अभी थोड़ा यहाँ पे उतना नहीं क्लियर हुआ कि क्या किस सेंस में बात की गई है, बट एक चीज मैं यहाँ कहता हूँ, स्टार्टअप के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या आप ब्लॉकचेन में स्टार्टअप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी के लिए क्या है ना, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेट की दुनिया में अगर आप स्टार्टअप बनाते हो तो वहां पे बहुत कंपटीशन है, हद से ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हर इंसान इंटरनेट पे वर्क कर रहा है। ब्लॉकचेन के केस में ये कंपटीशन कम है। क्यों? क्योंकि अभी ज़्यादा लोग नहीं है। तो पहली एडवांटेज तो आपको यहाँ मिल जाती है। सेकेंड एडवांटेज मिल जाती है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जहाँ पे अगर आपने कुछ बढ़िया कर दिया, कुछ नया किया, क्योंकि अभी वेब3 में बहुत सारा इनोवेशन बचा है।
वेब 2 में जितना होना था ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, होगा आगे भी, बट उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होगी यार। हर चीज के लिए तो एप्लीकेशन आ चुकी है। तुम्हारे बस से लेके, रेलवे से लेके, खाने से लेके, कपड़े से लेके, चश्मे तक की हर चीज की तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनी है, और अच्छा खासा मार्केट कैप्चर भी किया हुआ है बहुत सारे स्टार्टअप्स ने। तो वहां की तो बात ही छोड़ दो। तो वहां के लिए अगर आपको लड़ना है तो फिर आपको भाई बहुत अच्छे से अपने ऐप में कुछ अलग तरह का लाना होगा। वेब 3 के केस में ऐसा नहीं है। वेब 3 के केस में अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है इनोवेशन की। पीटर थिल की पता नहीं किसने यहाँ पे बुक पढ़ी है, एक बुक का नाम है 0 to 1, आप लोग पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है, पीटर थिल ने लिखी है, और उसमें बहुत ही क्लियर वर्ड ने बोला है पीटर थिल ने कि 0 से 1 जाना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, मगर जो लोग 0 से 1 पहुंच जाते हैं दे एक्चुअली आर डूइंग समथिंग इनोवेटिव, और वही लोग एक्चुअली में मोनोपोली क्रिएट करते हैं। चाहे आप गूगल देख लो, अमेजॉन देख लो, फेसबुक देख लो, वही चीज जब आप 0 से 1 पे आ जाते हो तो अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन होता है, फिर वहां पे लड़ाई होती है पैसे बचाने की। मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मुझे ज्यादा वैल्यूएशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। वहां इनोवेशन की फिर जगह नहीं रह जाती, वहां पे बस कंपटीशन चलता है। और अभी आप जिस फील्ड में हो, वेब 3 में अगर आप इंटर करते हो, आप वही 0 to 1 की फील्ड में हो। यहाँ पे इतना अभी इनोवेशन बचा है, अभी तो जस्ट इमेजिन, अभी अभी तो इस टर्म को इतना पॉपुलर मतलब अभी हुआ है। तो सोच के देखो यहाँ पे इनोवेशन की कितनी जगह है, तो स्टार्टअप की कितनी जगह हो सकती है यहाँ पे। देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टअप्स। ओके ओके। कैन क्रिप्टोकरेंसी रिप्लेस फियाट करेंसी? नो, इट कैन नॉट रिप्लेस इट, इट कैन बी एन ऑल्टरनेटिव, आई विल से, निहाल। ओके प्रियांशु, ओके ठीक है। आई थिंक मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू द फर्दर टॉपिक। ओके, सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट माइनिंग एंड देन वी विल हैव, ओके बहुत कम ही बचा है गाइस, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। Okay, can we take a 5 minutes break, Kunal? Yes, sure, भैया. If you wish to take, then we can wait. Okay. Just 2 minutes, okay? I just मैं पानी पी लूँ थोड़ा. हाँ, ओके भैया, आप पी लो, कोई दिक्कत नहीं है. Okay. कुणाल, तब तक कोई सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर दो. Guys, we are sharing the feedback form in the chat box. Till then, you can fill. Wait a minute, we are sending the form. I would like to address Gautam question. You can interact in the chat box, but we won't open the audio for you right now. Okay, so guys, we will be sending you a form, a feedback form about this session. The session is
that you Guys, now I have form, shared the Google and form. we will be You can putting fill it it. at any random time. Okay, so the Google form is here. Fill it, and please give your feedbacks first, and then only you will be eligible to get your certificates. And wait for a few minutes. Bhaiya will come soon. As he's drinking water, then he will come. Okay. So I think मेरी स्क्रीन अभी विजिबल है, राइट? हाँ भैया आपकी स्क्रीन विजिबल है, आप कंटिन्यू कर ओके सकते गाइस, सो आई होप सब लोगों ने पानी वानी पी लिया होगा, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने माइनिंग वाले पार्ट को। हाँ और भैया फिर हम सारे लोग बात रुके हुए थे आपके लिए तब से कोई गया नहीं है, सारे रुके हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस, सो अब बात करते हैं माइनिंग के बारे में कि आखिर में ये माइनिंग क्या है, इसको समझते हैं ना। कि माइनिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म, बहुत से लोगों ने इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको अभी तक प्रेजेंट किया होगा मे बी, तो इसको बहुत ईजी भाषा में आपको मैं समझाता हूँ कि आखिर में माइनिंग क्या है। ओके, मैंने इस पर एनिमेशन नहीं लगा है। ओके, नो इश्यूज। सो यहाँ पे बेसिकली आप माइनिंग देखो क्या होती है। माइनिंग में क्या होता है, यहाँ पे जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे आपने बिटकॉइन पे कोई ट्रांजैक्शन किया, अब ये बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि आपने ए ने बी को 5 बिटकॉइन भेजे, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए ने बी को 5 बिटकॉइन भेजे, ठीक। अब ये ट्रांजैक्शन क्या होता है ना, ये डायरेक्टली ब्लॉक पे नहीं जाता है, ये जाता है इन पूल ऑफ माइनर्स के पास। देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये पूल ऑफ माइनर्स, माइनर्स क्या होते हैं, यही माइनिंग करते हैं। माइनिंग में होता क्या है, माइनिंग में एक्चुअली में ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, बहुत मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे क्या इसके लिए कॉपी पेन की जरूरत पड़ती है? नहीं, इसमें कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आपको कोई मैथ्स आने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें सिंपली इनके पास मशीन्स होती हैं, और वो मशीन्स ही मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। अब ये जो माइनर्स होते हैं जो कि इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इनमें से जो भी माइनर सबसे पहले इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, वही इस ब्लॉक को क्रिएट कर पाता है। मतलब इस ब्लॉक को क्रिएट कराने का मतलब क्या है कि इसमें फिर वो ट्रांजैक्शन को पुट कर पाता है कि ए ने बी को 5 बिटकॉइन दिए। बट यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि एक ब्लॉक में एक ही ट्रांजैक्शन होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, बट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं आपको यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन से दिखा रहा हूँ। अदरवाइज इसमें एक ब्लॉक में डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉकचेन बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। कुछ ब्लॉक सपोर्ट करते हैं 10-12 ट्रांजैक्शन, कुछ ब्लॉक सपोर्ट करते हैं 100 ट्रांजैक्शन, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, मतलब ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन। तो जैसे ही ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे जाता है, क्योंकि इसने ब्लॉक पहले क्रिएट किया, राइट, माइनर सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट, तो ऐसा नहीं कि इस ब्लॉक को अब डायरेक्टली ब्लॉक पे ऐड कर दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी डिस्ट्रीब्यूटेड की, तो मैंने बोला था कि अगर इस ए ने एक ब्लॉक क्रिएट किया है तो उसको वेरीफाई किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा। तो ये जो रिमेनिंग माइनर्स होते हैं, और इसमें से माइनर्स भी नहीं होते, और भी लोग होते हैं, मतलब जो भी उस ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट है, वो वेरीफाई करते हैं कि ये जो ब्लॉक इसने ऐड किया है, क्या ये ब्लॉक सही है, इसमें कोई मैलिशियस डेटा तो नहीं है, कोई रॉन्ग डेटा तो नहीं है। अगर इसमें कोई भी मैलिशियस डेटा नहीं है, कोई भी रॉन्ग डेटा नहीं है, तो ये क्या करते हैं, इसको अलाउंस दे देते हैं कि भैया ठीक है, ये ब्लॉक एकदम सही है, इसको हम ब्लॉकचेन में ऐड कर देंगे। जैसे ही ये इसे ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं, तो भैया इन माइनर को मिल जाता है इस चीज का रिवॉर्ड, और ब्लॉक को कर दिया जाता है ऐड, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है माइनिंग। अब आप ये मत पूछना चैट में कि वो माइनिंग की जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो क्या है, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको अगर मैं कवर अप करूंगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी। बट वो चीज़ अगेन, वो चैनल पे अगर आप विजिट करोगे तो आपको दिख जाएगा, वहां पे मैंने इसको बहुत ही डिटेल में भी बताया। बट यही प्रोसेस जो आप देख रहे हो ना, इसी को कहा जाता है माइनिंग। सो माइनिंग इज नथिंग बट सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है भैया माइनिंग क्या होती है, तो बस यही होती है, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और जो पहले सॉल्व कर लेगा वही क्या करेगा, ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में ऐड करेगा, उसको फिर वेरीफाई वैलिडेट किया जाएगा रिमेनिंग माइनर्स के मतलब रिमेनिंग माइनर्स के द्वारा, और जो भी और भी ब्लॉकचेन के नेटवर्क का पार्ट है, और फिर अगर ये ब्लॉक सही निकला तो इसको ऐड कर दिया जाएगा, और यही प्रोसेस होता है आपका माइनिंग का। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे सिंपल है, तो एक स्लाइड आगे कर लेते हैं, फिर आप ही मैं क्वेश्चन ले लूंगा। चलिए अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं कि आखिर में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्या है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका एक प्रोग्राम होता है। तो जैसे कि अभी तक आपने सी में प्रोग्रामिंग लिखी होगी, सी प्लस में प्रोग्रामिंग लिखी होगी, जावा में प्रोग्रामिंग लिखी होगी, पाइथन में प्रोग्रामिंग लिखी होगी, आपने बहुत तरह की प्रोग्रामिंग्स लिखी होंगी, राइट। ठीक उसी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं जिसको आप स्टोर करते हो ब्लॉकचेन के ऊपर, कुछ और नहीं होते ये। तो ये मत समझना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो कुछ अलग तरह की ही टेक्नोलॉजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपली प्रोग्राम्स होते हैं जिसको आप ब्लॉकचेन पे
ऐड करते हो। मतलब आपने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया, मतलब एक ब्लॉकचेन है, इस पे आपने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा इस तरह से, और आपने इस प्रोग्राम को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिप्लॉयमेंट, और यही आपके जो प्रोग्राम है इसी को कहा जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कि आप सी में प्रोग्राम लिखते हो, C++ में प्रोग्राम लिखते हो, जावा में प्रोग्राम लिखते हो, उसी तरह से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम भी लिखते हो। तो जब मैंने आपसे कहा था कि हमारे ये जो ब्लॉकचेन का नेटवर्क है इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉकचेन होती है बेसिकली, तो इस ब्लॉक्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन ही नहीं होते कि भाई ए ने बी को ट्रांजैक्ट किया, नहीं, इसमें साथ ही साथ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। तो ये मगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इथेरियम करता है, मतलब इथेरियम, बिटकॉइन नहीं करता है, उसके अलावा और सारी ब्लॉकचेन्स करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन की बात करोगे तो बिटकॉइन के केस में तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस होते हैं। मगर इथेरियम के केस में जब हम बात करते हैं इथेरियम या फिर जो नई ब्लॉकचेन अभी आ रही हैं, उसके केस में ट्रांजैक्शंस तो होते ही हैं, ओके, साथ ही साथ उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, बस यही होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी एक सिंपल सी एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक डिलीवरी ट्रक है जो कि फ्रूट की डिलीवरी करता है इस बी शॉप को। अब ए किस चीज़ की डिलीवरी करता है, लेट्स से फ्रूट्स की डिलीवरी करता है, और उसने फ्रूट की डिलीवरी बी को कर दी, है ना। पहले ए पीछे था, फिर आ गया बी के पास और उसने ये फ्रूट्स की डिलीवरी की बी को। अब बी क्या करेगा, सीधी सी बात है भाई, कहेगा लो पैसे ले लो, बात खत्म हो गई, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। पर थोड़े टाइम बाद बी को रियलाइज होता है कि यार ये जो फ्रूट्स ए ने मुझे भेजे थे ना, ये सही नहीं थे, ये खराब फ्रूट्स थे। अब इस केस में बी का तो हो जाएगा नुकसान, क्योंकि भाई ए ने, उसने ए को तो पैसा दे दिया है और ए ने डिलीवरी भी कर दी है, अब बी का हो गया यहाँ पे नुकसान। तो इस तरह की सिचुएशन ना हो, इस तरह की सिचुएशन को हम और कैसे डील कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस को, जहां पे इस तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डील कर सकते हैं। तो बी क्या कर सकते हैं, बी और ए क्या कर सकते हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन कर सकते हैं। अगेन ये एक प्रोग्राम होता है, और मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे दिखाऊंगा, कोई प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। और एक एजम्पशन हम लोग ले लेते हैं कि भाई जो टेम्परेचर होगा, मतलब आप देखो ये जो ये हमारा एक ट्रक है, राइट, इसमें मान लेते हैं कि इसमें रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, या फिर ये रेफ्रिजरेटेड ट्रक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस होगा, लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो हम कह देंगे कि हमारे फ्रूट्स खराब हो गए, और अगर लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस तो हम कहेंगे कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है हमारे फ्रूट्स को सही रखने के लिए। अब होगा क्या, IoT एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हो। तो IoT क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी टेम्परेचर को। तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस है, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डिलीवरी को कैंसिल कर दिया जाएगा और ए को कोई भी पेमेंट नहीं दी जाएगी। और सीधी सी बात है, क्योंकि ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस है तो उस केस में क्या होगा, डिलीवरी होगी और ए को पैसा भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यही हमारा एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आप कहोगे यार ये तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लग रही, ये चीज़ तो मैं सी में भी कर सकता था, जावा में भी कर सकता था, पाइथन में भी कर सकता था, तो इसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों चाहिए हमें। तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कुछ अपनी फीचर्स होते हैं, कुछ अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये होता है कि ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल क्यों होता है, क्योंकि आपकी ब्लॉकचेन इम्यूटेबल होती है। तो अगर आपने ये प्रोग्राम एक बार बना के लिख दिया अपने ब्लॉकचेन के ऊपर, तो इस प्रोग्राम को कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा, इन शॉर्ट। सेकेंड चीज, यहाँ पे आपको कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना कि डू नॉट पे टू ए और पे टू ए, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो पेमेंट हो रही है ना, वो एक्चुअली में आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ही थ्रू हो रही है। तो आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये एक तरह से आपका बैंक की तरह ही होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हो। और जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे डू नॉट पे टू ए या फिर पे टू ए, तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही इतना केपेबल है कि वो ए को पेमेंट कर देगा और या फिर ए को पेमेंट नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पे किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की हमें ज़रूरत नहीं है, सारा काम आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही कर लेगा। और यही चीज़ इसको और भी पावरफुल बना देती है, क्योंकि ये पैसे का भी एक तरह से, ये बैंक की तरह आपका पूरा पैसा होल्ड कर सकता है और बैंक की तरह पैसा दे भी सकता है और ले भी सकता है, सब कर सकता है। और सेकंड चीज़, ये इम्यूटेबल होता है, तो यहाँ पे कोई बेईमानी की बात नहीं। जैसे कि अगर आप प्रोग्राम को सर्वर पे डिप्लॉय करते हो तो उस प्रोग्राम को चेंज किया जा सकता है। कोई ए ही जाए तो जाके हैक कर ले आपका सर्वर और प्रोग्राम को चेंज कर दे, बी चेंज कर दे उस प्रोग्राम को, कोई भी चेंज कर सकता है। पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक बार म्यूचुअली डिस्कशन हो गया ए और बी के बीच में, भैया ठीक है ये
उन्होंने डिप्लॉय किया, अब इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। और यही पावर होती है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। किसी को कोई डाउट है माइनिंग में या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में तो वो पूछ सकता है। Okay, so we are again opening the Okay. chat section for your doubts. You can ask your doubts if you have any. Okay, so we can execute the smart contract if and then, right? Conditional statement on Web2 protocol, but not in trustless. Correct, Asad, you are absolutely correct. Sir, what verification miner do and how do they go through transactions? So verification in terms of कि इस तरह से आप समझ लो, हैरम जैसे कि रूबिक्स क्यूब आप लोगों ने देखा है, तो रूबिक्स क्यूब को जो सॉल्व करना है, मान लो वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मैंने रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना है, तो जब मैं रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करता हूँ तो एक हार्ड प्रॉब्लम है, राइट? रूबिक्स क्यूब को पूरा सही से कर रहा हूँ, वो रूबिक्स क्यूब जिनको नहीं पता, मैं एक आइडिया, वो मतलब पता ही होगा वैसे तो, जो क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं, एक जैसे आपको पैटर्न में लाना होता है, ये हो गया आपका सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब रूबिक्स क्यूब जब आपने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया, अब आपने अपने दोस्त को दिखाया, आपका दोस्त उस रूबिक्स क्यूब को देखेगा और वो तुरंत से बता देगा ऐसे कि ये रूबिक्स क्यूब आपने सही से सॉल्व किया है कि नहीं। इसी काइंड का वेरिफिकेशन भी होता है। तो माइनर जब कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो उसका सॉल्यूशन अपने दोस्त को भेजता है, वो सॉल्यूशन देख के बता देता है। अब उसके लिए बहुत सारे के एल्गोरिथम्स होती हैं, एक्चुअली में अगर डेप्थ में आप जानना चाहोगे तो बहुत तरह के स्टेप्स होते हैं, बहुत तरह की एल्गोरिथम्स होती हैं जिसके थ्रू वो पूरा वेरिफिकेशन होता है। कम से कम 4 पन्ने की वेरिफिकेशन होती है, मगर वो बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि रूबिक्स क्यूब के एग्जाम्पल में बताया कि सॉल्व करना रूबिक्स क्यूब को बहुत मुश्किल है, बट अपने दोस्त को आपने दिखाया और आपके दोस्त ने तुरंत देख के बता दिया कि ये सही है कि नहीं है, उसने ऐसे ऐसे किया, उसने कहा भाई सही है। इसी तरह से पूरा प्रोसेस हो जाता है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे बैच के हैं। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज कहाँ गया भाई? ओके, व्हाट इफ देयर इज अ फॉल्ट इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? तो शिव इज आस्किंग कि अगर हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम में कोई फॉल्ट है तब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप शिव। अगर आपके प्रोग्राम में फॉल्ट है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए मगर एक एडवांस सेक्शन है, इंटरमीडिएट टॉपिक है वो। तो जैसे कि इसके लिए आपके पास ओपन जिपलिन एक लाइब्रेरी होती है जो कि आपको अपडेट करने की इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट अभी के लिए उसमें नहीं जाते हैं। अभी के लिए आप यही मान लो कि वो पूरी तरह से इम्यूटेबल है। ओके, आई विल टेल अबाउट द प्राइवेट ब्लॉकचेन, डोंट वरी। वो ओके, मैंने ये चीज़ कर दिया है, ठीक है भाई। आई थिंक मैंने हाउ पेमेंट विल बी मेड इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन क्रिप्टो करेंसी और इन INR। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट के लिए आपके पास क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन होता है। अब स्मार्ट जैसे कि इथेरियम के केस में आप जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो उसमें आप ईथर ट्रांसफर कर सकते हो और ईथर को रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। ये सॉलिडिटी का पार्ट है बेसिकली। ओके, कैन DeFi चेंज आवर बैंकिंग सिस्टम? डेफिनेटली। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को आप देख सकते हो, राइट? तो बहुत बढ़िया तरीके से चेंज कर रहे हैं आपके बैंकिंग सिस्टम को। माइनर्स हु सॉल्व फर्स्ट प्लीज एक्सप्लेन दैट हाउ टू सॉल्व फास्ट। ओके, तो मैंने कहा है कि जो भी माइनर्स पहले फास्ट सॉल्व करते हैं, तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर आपके पास हैवी मशीन्स हैं, पावरफुल मशीन्स हैं, प्लस आपके पास प्रोबेबिलिटी, लकी भी हैं आप, ये भी एक लक फैक्टर भी होता है, तो उस केस में आप माइनिंग प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, प्रूफ ऑफ वर्क के केस की बात कर रहा हूँ, जैसे ASIC एक टेक्नोलॉजी होती है, GPU एक टेक्नोलॉजी होती है, जिसके थ्रू आप माइनिंग कर सकते हो। तो वो क्या करती हैं, आपकी जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती हैं। यस कोमू, ठीक है भाई। ओके, कैन टोकन्स बी यूज इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? यस, एक्चुअली में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनता है ना, मतलब जो टोकन बनता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही बनता है। ERC20 टोकन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ERC721 एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, चलो भाई अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में अब। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका होता है बेसिकली करियर का। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आपको ब्लॉकचेन के बारे में लग गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं अभी भी मुझे थोड़ा और जानना है, अगेन यू आर मोर देन वेलकम। कोडिटर चैनल पे आप जा सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने हर एक चीज़ को वहाँ पे बहुत ही डेप्थ में बताया हुआ है, तो आप देख सकते हो उसे। सो अब इसकी करियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि क्या हमें इसमें करियर बनाने की सोचनी चाहिए। तो अगेन जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो थोड़ा डेटा के बेसिस से बात करेंगे, उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सैलरी इंसाइट देता हूं कि इंडिया के हिसाब से, अगेन फॉरेन करेंसी में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। मैं अभी फॉरेन की बात नहीं करूंगा, बिकॉज लेट्स
अभी बात करते हैं उस पॉपुलेशन की जो कि ज़्यादातर इंडिया में ही वर्क करेगी, रिमोटली वर्क नहीं करेगी या फिर अभी इंडिया में ही वर्क करेगी, उसके इनसाइट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो पहला इंसाइट है ग्लासडोर से, दूसरा इंसाइट एक्चुअली में ये सारी क्या है, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि आपके डेटा कलेक्ट करती हैं रिलेटेड टू योर पे स्केल एंड एवरीथिंग। तो ग्लासडोर हो सकता है आपने नाम काफ़ी सुना हो, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्लासडोर के हिसाब से जो ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी है इन इंडिया, अगेन दिस इज इन इंडिया, अदरवाइज अगर आप अमेरिका जाओगे तो ये सैलरी फिर बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगी, पर अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही बात करना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सैलरी है इस समय ब्लॉकचेन डेवलपर की इंडिया की, वो अराउंड 7 लाख कह सकते हो, 6,72,000 है। और ये कंपनीज हैं आप जो देखोगे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आपको अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड कर रही है। आप देख सकते हो कुछ 6 लाख टीसीएस जैसी कंपनी है, एमसी किनले राइस, ये आपको प्रोवाइड करिए अराउंड 10 लाख पर ईयर। तो आप देख सकते हो मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ पे जो डेटा है वो 7 लाख के अराउंड आपको मिल जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी है। बट हम एक डेटा को क्यों यकीन करें, राइट? क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ सैलरी सिर्फ 169 ही कंसिडर की गई है। अब बात करते हैं दूसरी एक वेबसाइट के बारे में। अगेन दिस इज ऑल्सो ऑथेंटिक वेबसाइट payscale.com। यहाँ पे भी आपको सैलरी इनसाइट मिल जाएंगी, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जो ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी है वो अराउंड एन एवरेज 5 लाख रुपीज पर ईयर होती है। नाइस। और इसी तरह से एक और वेबसाइट भी अगर आप देखोगे, और यहाँ पे आप देखोगे अच्छी खासी सैलरीज का इनके पास डेटा है 696। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज पे स्केल देखोगे ब्लॉकचेन डेवलपर्स का तो ये 6.2 लाख रुपीज है। ओके नाइस। और यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन किया बहुत तरीके से, और उन्होंने बताया क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं। यहाँ से एक चीज तो पक्की हो जा रही है कि जो ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी है ऑन एन एवरेज सैलरी है वो 6 to 7 लाख के बीच में, या फिर मान लेते हैं 6 लाख के रुपीज है। ठीक है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 6.2 है, कहीं पे 6.75 है। अब आप कहो कि यार ये सैलरी तो कुछ ज्यादा नहीं लग रही, ये सैलरी तो मैं अपने कॉलेज में ही बैठ के कमा लेता, मतलब है ना भाई, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तो आजकल कॉलेज में प्लेसमेंट, आप ऑन प्लेसमेंट भी बैठते हो तो मिल जाते हैं इतने रुपए, राइट? कोई बहुत बड़ी सैलरी नहीं है। बट यहाँ पे आपको दो चीजों को ध्यान देना है। पहली चीज, ये एक एवरेज सैलरी है। दूसरी चीज, ये इंडिया बेस्ड सैलरी है, और अभी इंडिया में ब्लॉकचेन उतनी बढ़िया तरीके से भी एक्सपैंड नहीं किया है, तो बहुत ही कम आपको यहाँ पे सैलरी की इनसाइट्स दिख रही है। अगर आपको सच में ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी को सच में जानना है तो आपको यूएसए का डेटा देखना होगा और यूरोप साइड का डेटा देखना होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि वहां पे सैलरी बहुत ज्यादा है। मगर फिर मैं वहां पे क्यों जाऊं, अभी हम इंडिया के बेस की बात करेंगे। तो आप कहोगे यार ये चीज तो मैं नॉर्मली वेब डेवलपमेंट करता, या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग सीख लेता, मशीन लर्निंग कर लेता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लेता, इसी सब से मैं कर लेता, क्या मतलब है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आने का, राइट? अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, और जो चीज लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, वो बस एक एवरेज सैलरी तो देख लेते हैं मगर उसको थोड़ा उसके बिहाइंड द सीन्स नहीं समझ पाते हैं। तो पहले आइए समझते हैं कि एक ब्लॉकचेन डेवलपर में और एक कोई कन्वेंशनल डेवलपर जो होता है, फ्रंट एंड डेवलपर में रिएक्ट जेएस हो गया, नोड जेएस डेवलपर हो गया, फुल स्टैक डेवलपर हो गया, कोई भी डेवलपर होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो आपके ब्लॉकचेन डेवलपर्स होते हैं उनके केस में जो डिमांड होती है वो बहुत हाई होती है, सप्लाई बहुत ही कम होती है। वहीं पे आप कन्वेंशनल डेवलपर्स देखो, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर में रिएक्ट जेएस देखो, बैक एंड में नोड जेएस है, जावा डेवलपर है, जावा तो भैया हर दो दूसरे इंसान को जावा आती है। तो डिमांड और सप्लाई बहुत ही बराबर है। और इकोनॉमिक्स का बहुत ही एक सिंपल सा रूल है दोस्तों। ये रूल है कि अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो सीधी सी बात है उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। सिर्फ जैसे कि इस तरह से एक प्रोडक्ट में होता है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में मगर सप्लाई प्रोडक्ट की उतनी है ही नहीं यार, तो उस केस में उस प्रोडक्ट की आप देखते हो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? उसी तरीके से ब्लॉकचेन डेवलपर्स के केस में जो सैलरी होती है वो बहुत कम टाइम में बढ़ सकती है या बढ़ जाती भी है। वहीं आप अदर डेवलपर्स की केस की बात करोगे तो वहां पे जो सैलरी इनसाइट है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है, यहाँ पे क्या कोई सट्टा चल रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई सट्टा नहीं चल रहा है। यहाँ पे अगेन सीधी सी बात है, डिमांड और सप्लाई का खेल चल रहा है। सीधी सी बात है यार, आप इस तरह से समझो, मान लो कि आपका दोस्त है, उसने 6 लाख के पैकेज पे, मैं अभी 6 लाख पे ही चल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अभी जनरल लेके चल रहा हूँ, मैं करोड़ों वाली बातें, फालतू वाली बातें नहीं लेके बैठना चाहता। आपका दोस्त है, उसने 6 लाख का कोई पैकेज पाया एक फुल स्टैक नॉट ब्लॉकचेन, एक्चुअली फुल स्टैक डेवलपर का। आपने लेट से कोई जॉब पाई 4 लाख रुपीज की एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। ठीक है, आप दोनों, अब आप कहोगे यार मेरी तो कम है उसकी ज्यादा है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ब्लॉकचेन डेवलपर में आपने 4 लाख की पाई, उसने 6 लाख रुपीज की पाई 4 लाख में, लेट मान लो 8 लाख की पाई, कोई बात नहीं,
ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में यहाँ पे फायदा आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे ग्रोथ आपको बहुत तेजी से मिलेगी। अगेन व्हाई? डिमांड एंड सप्लाई, नथिंग, कोई यहाँ पे फालतू की चीजें नहीं, डिमांड सप्लाई की वजह से। तो हो सकता है अगर आपने सही से मेहनत की तो अगले साल जो ये 4 lakhs हैं आप इसको 12 lakhs में भी ले जा सकते हो और इसको आप 16-20 तक ले जा सकते हो। अगेन डिमांड एंड सप्लाई। वही चीज आपका जो दोस्त है जिसने फुल स्टैक की तरह वर्क शुरू किया है 8 lakhs पे, अगर उसकी ज्यादा से ज्यादा सैलरी बढ़ेगी भी तो अगले साल अगर वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी में है तो 8 से 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है। मैं ये एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा, और कोई बुरा भी मत माने भाई, हो सकता है किसी की ज्यादा भी हो, मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा, वो तो एक अलग बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जहां पे हर एक दूसरा इंसान फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहा है, हर एक दूसरा इंसान कोई ना कोई कोर्स कर रहा है फुल स्टैक डेवलपमेंट में, फ्रंट डेवलपमेंट में, बैक एंड डेवलपमेंट में, और इवन दो इन सारे डेवलपमेंट में पहले से ही लोगों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। भाई वेब डेवलपमेंट में लोग 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप नहीं करोगे हमारे यहाँ काम इस पे में तो आप जाओ दूसरी जगह को, हम दूसरे किसी और को ले आएंगे डेवलपर को, वो आपको भेज देंगे। कहेंगे अगर आप कह रहे हो कि मैंने 8 से नहीं काम करना, मुझे 10 लाख पे काम करना है, कहेंगे कोई बात नहीं आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे लाइन में पीछे खड़े हुए हैं। और ये चीज आपने देखी होगी सर्विस बेस्ड कंपनी में इसी तरह का हाल है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही वैसे कम है तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं जनरलाइज वे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी ब्लॉकचेन डेवलपर्स खेल जाते हैं। थर्ड चीज, कंपटीशन काफी कम है, जहाँ की आप अदर डेवलपर्स के केसेस में देखोगे कंपटीशन गजब का हाई है। जावा डेवलपमेंट में अगर आप सोच रहे हो मैं जाऊंगा, तो भाई जावा डेवलपमेंट में जरा कभी ध्यान से देखना, 5-5 साल 10-10 साल का लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है जावा में, और वो बहुत ही कम पे में काम भी कर रहे होते हैं। ये कुछ उसी तरह से है कि बहुत सारे अगर आपके पास लेबर्स हैं और वो लेबर्स बहुत सारे हैं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो इसीलिए पे भी उसी हिसाब से बढ़ाया जाता है। अगेन मैं किसी की प्रोफेशन या किसी भी तरह से कुछ डिसग्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम इकोनॉमिक फैक्ट पे ही बात करना चाह रहा हूँ। वही ब्लॉकचेन डेवलपर्स के केस में क्योंकि कंपटीशन कम है तो भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भाई लोग ही कम है तो कंपनी के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं। वो कहती है कि ठीक है भाई आप ही करो और आप ही को फिर सारा काम संभालना होगा। तो बहुत तरीकों से आप वहां पे चांसेस पाते हो, अपॉर्चुनिटीज पाते हो, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पाते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर भी कम होता है। प्रेशर कैसा प्रेशर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर आप एक कन्वेंशनल डेवलपर की फील्ड में जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपसे एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती है। रीजन बीइंग कि पहले से ही 5-5 साल 10-10 साल का लोग एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। तो जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो तो वो आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके बैठते हैं, और जो सामने वाला इंटरव्यूअर होता है वो खुद ही वेब डेवलपमेंट में 5 साल के काम करके बैठा हुआ है, 10 साल से काम करके बैठा हुआ है। तो जब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो फिर हल्के लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। वही चीज अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के इंटरव्यूज देखोगे, मैंने कई सारी इस पे सीरीज बनाई हुई है, आप देखोगे बहुत ही बेसिक इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज जो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है उसको भी ज्यादा ब्लॉकचेन के बारे में पता नहीं होता है। और इसी जहां चीजों पे ब्लॉकचेन वाले बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ पाते हैं, जैसा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पाई भी है, और आने वाले टाइम में यही ग्रोथ आप देखोगे। तो अगर इसमें ग्रोथ की बात की जाए, जो कि हो सकता है अभी भी आपके मन में एक क्वेश्चन है, यार ग्रोथ अभी ठीक है आप ये सारी बातें तो बता रहे हो बट क्या ग्रोथ है, मतलब ब्लॉकचेन में कोई ग्रोथ है? कल को पता चला डूब गई ब्लॉकचेन। लोग कहते हैं ना, आपसे कुछ लोगों ने कहा होगा यार ब्लॉकचेन में कोई फ्यूचर नहीं है, डूब जाएगी ब्लॉकचेन। तो चलिए इस चीज को भी, इस पैमाने को भी देखते हैं कि क्या एक्चुअली में ब्लॉकचेन में कोई ग्रोथ नहीं है, इसको भी समझते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। अब यहाँ पे तो आई थिंक चैट वाला वो हो जाएगा, तो चलिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप खुद ही अपने पे हाँ या ना करना। पहला क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आपने क्या कभी कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज की है? हाँ या ना अपने मन में आप कह सकते हो, आई होप आप लोगों ने की होगी। सेकंड चीज, क्या आपने कभी यूट्यूब यूज किया है? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल यूट्यूब यूज किया है भाई, कोई बड़ी बात, ये क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, अभी समझ में आएगा। मैं पूछता हूँ तीसरा क्वेश्चन, क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? आप कहोगे भैया बिल्कुल कभी ना कभी तो की है, फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से भी की है, आपने की होगी शॉपिंग। ठीक है बिल्कुल सही बात है, आपने ज्यादातर क्वेश्चन का आई थिंक आंसर हाँ में दिए होंगे, जिन्होंने नहीं दिए भाई बाबा आजम के जमाने से आ रहे हो आप। तो हैव यू एवर यूज्ड सोशल मीडिया में, अगर मैं पूछूं कि आप सोशल मीडिया क्यों यूज करते हो तो आप कहोगे यार कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, इंटरेक्शन के लिए यूज करते हैं, और किस लिए यूज करेंगे? सही बात है, मैं कहूँगा हाँ सही बात है, आप कम्युनिकेशन अपने दोस्तों से, दुनियादारी करने के लिए, सब कुछ जानने के लिए क्या चल रहा है दुनिया में ये जानने के लिए करते हो। अगर मैं आपसे एक ऑप्शन देता हूँ कि यार यूट्यूब पे अगर आपको 480p का वीडियो हो और एक 4K का वीडियो, आप कौन सा देखना प्रेफर करोगे? आप कहोगे यार कौन सी बात कर रहे हो, सीधी सी बात है 4K देखेंगे, मतलब अलग ही लेवल का देखेंगे, 4K में देखेंगे। मैं कहूँगा सही बात कह रहे हो आप यार। मैं कहूँगा अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग में आप देख के सब पसंद करना चाहोगे कि आपके पास अगर एक ऑप्शन हो कि आप चीज़ों को थोड़ा क्लोजली देख पाओ, थोड़ा उनको फील करके खरीद पाओ, तो आप क्या ऑप्शन चूज करोगे? अगेन आप कहोगे यार फिर से ये कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, फील करना ज़्यादा अच्छा है ना, पैसे मतलब पैसे कह रहा हूँ, शॉपिंग अच्छे से हो जाएगी, पता चलेगा कि ये सामान कैसा है।
मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। और अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि आपने जो भी यहाँ पे आंसर्स दिए, इससे 1000 गुना बेटर ऑल्टरनेटिव आने वाले टाइम में आप देखने वाले हो, तो क्या आप वो ऑल्टरनेटिव चूज़ नहीं करोगे? आपने सुना होगा शायद फेसबुक ने अपने आप को मेटा में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब फेसबुक वर्क कर रही है मेटावर्स पे। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है, या फिर मैं कहूँ वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है, जहाँ पे आप एक हेडसेट लगा के पूरे चीज़ों को एक अलग ही लेवल पे एक्सपीरियंस कर सकते हो सकता है आपने शॉपिंग मॉल्स में देखा हो, वहाँ पे कुछ लोग लगा के रखते हैं, आपने शायद कोई गेम खेला हो वर्चुअल रियलिटी पे, बट अभी तक आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत बेसिक है। इसको अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे ले जाओगे तो ये एक अलग ही दुनिया है, वर्चुअल रियलिटी है, जहाँ पे आप सोच के देखो, एक एक ऐसी दुनिया जो एकदम रियल लग रही है, जहाँ पे आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। साथ ही साथ आप घर बैठे बैठे दुनिया में क्या चल रहा है जान सकते हो, और ज्यादा क्लोजली जान सकते हो। अपने दोस्तों के साथ जो इंटरेक्शन अभी तक आप एक 2D फोन पे कर रहे हो, राइट, 2D पे तो करते हो आप, ज्यादा से ज्यादा अगर आप 3D पे जाते हो तो एक मूवी देखते हो ना, 3D 2D मूवी ऐसी करते रहते हो, स्क्रॉल करते हो ऊपर नीचे, उसी में बड़े लगे रहते हो आप लोग, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप, इन सब चीजों पे। मैं कहूँ यार ये सब छोड़ो, आपको मैं एक ऐसी दुनिया देने वाला हूँ जहाँ पे आपने ये हेडसेट लगाया और आपका दोस्त, आपको लगेगा कि आपके सामने ही बैठा है, वो कहीं और नहीं बैठा है, वो सामने ही बैठा है, आप उसके साथ सामने ही हो, वो आपके साथ सामने एक साथ बैठ के आप लोग मूवीज देख रहे हो, एक साथ आप कुछ खेल रहे हो, सब कुछ सामने सामने हो रहा है। तो आपको हो गया ये तो बढ़िया चीज लग रही है, राइट, काफी अच्छी चीज लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है। और शॉपिंग की बात की ना, तो शॉपिंग भी मैं कहूँ यार, शॉपिंग अभी तक आप इतनी दूर दूर से कर रहे हो, 2D फोन, अगेन 2D अभी तक 2D पे ही हो। मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जहाँ पे ये जो शॉपिंग भी आप कर रहे हो, ये दूर से देख के नहीं कर रहे हो, आप उस दुनिया में एंटर करोगे जहाँ पे एक शॉपिंग मॉल होगा। जस्ट इमेजिन करना मेरे साथ, और वहां पे आप शॉपिंग सामने बैठ के कर रहे हो। अब आप कहोगे यार ये सब चीजें तो आप बता तो रहे हो, बट ये सब चीजों से तो मतलब ठीक है, बट ब्लॉकचेन कहाँ से आ रही है? ठीक है, बात करेंगे उस पर, मगर एक चीज तो पक्की है, अगर आप क्या, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इस मेटावर्स की दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहोगे, तो मुझे नहीं लगता कोई कहेगा नहीं मैं नहीं करना चाहूंगा, सभी कहोगे यार मुझे तो जाना है इस दुनिया में, मुझे देखना है क्या हो रहा है वहां पे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, तो इससे ब्लॉकचेन का क्या लेना देना है, क्या ये सब आप क्यों बता रहे हो? तो भाई अगर आप ध्यान से कभी मेटावर्स के बारे में पढ़ोगे, कभी ध्यान देना, मेटावर्स सीधी सी बात है एक वर्चुअल रियलिटी का एस्पेक्ट रखे हुआ है, मगर ये मेटावर्स एक्चुअली में चल कैसे रहा है पता है आपको? इसकी जो बैकबोन है वो क्या है पता है आपको? इसकी बैकबोन है एनएफटी। और ये एनएफटी कहाँ पे होती है? ये आपकी ब्लॉकचेन पे होती है। अगर आज ब्लॉकचेन नहीं होती ना, तो ये जो मेटावर्स की दुनिया के हम सपने देख रहे हैं वो आप नहीं देख रहे होते। ट्रस्ट मी। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? वर्चुअल रियलिटी अगर आप ध्यान से कभी उसके बारे में पढ़ोगे, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये पता नहीं कब से चली आ रही है। मतलब इतनी भी पुरानी है, मतलब ठीक है पुरानी है ये टेक्नोलॉजी, मगर अभी तक ये टेक्नोलॉजी हम सिर्फ गेम्स में यूज कर रहे थे, ज्यादा होता तो इंटरनेट इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज करते थे। मगर ब्लॉकचेन ने क्या किया है? ब्लॉकचेन ने एनएफटी को लाया है, जिसके थ्रू क्या होता है कि अब जो कंपनीज हैं, लाइक योर नाइकी, योर गुची, या फिर आप कहूं मैं ये रिबॉक हो गया, आपका एडिडास हो गया, ये जो फैशन इंडस्ट्री है, दे आर वेरी 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 मच इंटरेस्टेड इन दिस मेटावर्स, एंड दे आर रेडी टू पे एनीथिंग टू टेक दिस मेटावर्स अपॉर्चुनिटी। आप पढ़ लेना, न्यूज भी पढ़ोगे, उन्होंने पहले से ही रियल स्टेट खरीद लिया है भाई मेटावर्स में। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो पागल नहीं है, उन्हें पता है कि जिस तरह से अभी तक आप 2D दुनिया पे ही सारे लगे रहते थे, वहां पे एडवर्टीजमेंट देखते रहते थे, वहां पे अपनी अच्छी अच्छी फोटोज लगाते रहते थे, उनको ये पता है कि आने वाला टाइम आप उस मेटावर्स में जाओगे, वहां पे सारा काम करोगे। अभी तक जो आप एक 2D दुनिया में करते थे, वो आप एक एक्चुअल की एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में करोगे। और वहां पे जब आप जाओगे मेरे दोस्त, तो आपको कपड़े पहनने होंगे, शर्ट पहनोगे आप वॉलेट लोगे, वॉच लोगे, सब कुछ लोगे कि नहीं लोगे? तो भाई अगर आपको ऑप्शन हो कि आपको एडिडास के जूते पहनने हैं कि एक लोकल जूते पहनने हैं उस वर्चुअल रियलिटी में, आप हो कहोगे यार मैं ऐसे ही कुछ भी पहन लूंगा, वर्चुअल रियलिटी तो है। पर अगर आप सच में देखोगे, क्योंकि आपके दोस्त जब वहां पे एडिडास के जूते पहन के आ रहे होंगे, और ये जूते जो मैं कह रहा हूँ ये एक्चुअली में एनएफटीज ही होंगे। वो जो शर्ट पहन के आप इस मेटावर्स में जाओगे, वो एनएफटीज ही होंगी। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और इसीलिए ये गुची, ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स, ये फैशन इंडस्ट्री इसीलिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड, और ये चीज फेसबुक भी जानता है कि आने वाला टाइम इसी का होने वाला है। और कल जब आप मेटावर्स में एंटर करोगे, तो आप इसी सारी चीजों के लिए पे करोगे, और इसी तरह से ये कंपनीज कल $1 बिलियन कंपनीज बनेंगी, मतलब पैसा कमाएंगे अच्छा खासा। तो आप खुद सोच सकते हो, ये जो फ्यूचर है ये कोई बहुत दूर नहीं है।
हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, 10 साल लगे, बट वो 10 साल पहुंचने के लिए भी तो हमें डेवलपर चाहिए, ब्लॉकचेन डेवलपर्स ही तो चाहिए, और कौन चाहिए? एनएफटी कैसे लिंक होगी इस मेटावर्स से? एक डेवलपर ही करेगा भाई। आप देख सकते हो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पे ब्लॉकचेन पूरी तरह से छा रहा है। और भी फील्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि एक फील्ड है। फाइनेंस में आप देख लो, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं। हेल्थ केयर में ब्लॉकचेन आने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख सकते हो, अगर आपको पता हो, फिरोजाबाद पुलिस ने पॉलीगन ब्लॉकचेन यूज करना शुरू कर दिया है एफआईआर लॉजिंग के लिए, क्योंकि भाई ट्रांसपेरेंसी है ना ब्लॉकचेन पे, कोई डेटा रिमूव नहीं कर सकता, वो ब्लॉकचेन यूज कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट इवन वर्क कर रही है अपनी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कि वो खुद ही क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाली है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि फ्यूचर अब क्रिप्टो करेंसी का होने वाला है। वो डेफिनेटली है, यहाँ का कुछ भी करे मुझे नहीं फर्क पड़ता, मगर वो अपनी खुद ही क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रही है। तो जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि ब्लॉकचेन में फ्यूचर नहीं है, तो मुझे नहीं पता भाई। मेरे पास जो डेटा है मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, आप खुद चेक कर सकते हो। अगेन, मेरी बात पे भरोसा नहीं करना है, किसी की बात पे भरोसा नहीं करना है, खुद जाना है, खुद सोचना है, खुद इस विजन के बारे में सोचना है। अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पे ग्रोथ है, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आपको लग रहा है नहीं है, तो कोई बात नहीं, इट्स स्टिल ओके, राइट। बट ये है कि अगर ग्रोथ और टाइम के टर्म्स में इसकी बात की जाए, तो जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे, राइट, इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो मैं बता देता हूँ ये जो ग्रोथ टाइम कर्व है वो कुछ इस तरह से जाएगा, और एक टाइम के बाद ये सैचुरेट भी हो जाएगा, क्योंकि तब बहुत सारे ब्लॉकचेन डेवलपर्स हो जाएंगे, और अभी हम शायद कुछ इस जगह पे हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे ये सैचुरेशन आ जाएगा। मतलब ये फिर जैसे और डेवलपर्स होते हैं वैसी एक फील्ड बन जाएगी। तो जो लोग थोड़ा शुरू में ज्वाइन करेंगे उनके पास होगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और वो इस ग्रोथ को बढ़िया तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि यार लेट्स वेट, थोड़ा सा देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़ा अपने दोस्तों को देख लेते हैं कितना कमा मार रहे हैं, भैया जब आप आओगे तब तक सैचुरेशन रीच कर दिया होगा। तो डेफिनेटली अगेन मैं नहीं कहूँगा वहाँ पे पैसे आप नहीं कमाओगे, मगर ये भी फील्ड वैसे ही बन चुकी होगी जैसे कि अभी फुल स्टैक डेवलपर की है। जैसे आप मैंग कंपनीज में जो मतलब वो सॉल्व करते हो ना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो, बस उसी तरह की फील्ड बन जाएगी जहाँ कॉम्पिटिशन ही कॉम्पिटिशन होगा, लोग एकदम लगे रहेंगे, बट वहीं पे अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। बट यहाँ पे जो ज्वाइन करेंगे, दे विल एक्चुअली एंजॉय दिस ह्यूज ग्रोथ, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। आई नो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही जाएगा, डेफिनेटली ये कभी टाइम आएगा कि ये नीचे ऐसे जाएगा फिर ऊपर उठेगा। जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन है, डेफिनेटली इट इज एक्चुअली इंपैक्टिंग ब्लॉकचेन, बट क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी अगर आप देखो तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन नहीं है, इसमें भी आपको बहुत सारे उल्टे सीधे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, क्रिप्टो करेंसी डूब रही है, ये हो रही है, मगर आपको वो ये नहीं बता रहे कि एक्चुअली में रिसेशन का टाइम चल रहा है मेरे दोस्त, यूएसए में रिसेशन चल रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर और सारी चीजें इंपैक्ट हो रही हैं तो क्रिप्टो करेंसी तो काफी न्यू चीज है, तो क्या वो इंपैक्ट नहीं होगी? वो भी इंपैक्ट होगी। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी कुछ वो है, मगर आपको ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी डूब रही है तो ब्लॉकचेन भी डूब जाएगी, जबकि मैंने बोल दिया क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन की। अगर क्रिप्टो करेंसी डूबती है कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, गवर्नमेंट तो अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाए हुए है ना, तो तब भी चलेगी। ठीक है, ओके। किसी के कोई डाउट्स हैं तो अब वो पूछ सकता है। आई होप यहाँ तक की चीजें सही लगी होंगी आप लोगों को, और फिर हम लोग बात करेंगे अब रोड मैप के बारे में। Okay, so we are again opening the chat section. You can put questions in the chat again. वेयर आर यू लिव? मैं भाई मिर्ज़ापुर में रहता हूँ, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। डिफरेंट करियर ऑप्शंस मैं आइडिया दूंगा आपको रात इस पर्टिकुलर अभी इसके बाद की स्लाइड में क्या क्या फील्ड्स हैं आपके पास, मैं इसका आइडिया दूंगा। ओके भाई, मुझे अभी वीपीएन का आइडिया नहीं है, आई थिंक वरुण, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता ये जेम्स जैनी क्या है, मुझे नहीं पता जेम्स जैनी का लेटेस्ट वीडियो। सेंड कर देना आप साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, मैं देख लूँ वैसे एक बार। इफ वी डू डोनेशन इन बिटकॉइन बट द बिटकॉइन प्राइस ऑल्सो गोज ऑन चेंजिंग, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी के जो प्राइस है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। देखो यार ये तभी ये क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है आपको समझना होगा। अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं एक ऐसे जोन में जहाँ पे लोग अभी क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग इट एज अ ट्रांजैक्शन, वो अभी भी उसको पैसे की तरह नहीं देखते, वो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। और जब तक आप क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते रहोगे तब तक ये प्रॉब्लम चलेगी फ्लक्चुएशन की, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसीलिए ये फ्लक्चुएट करती रहेगी और इसी तरह से होता रहेगा। बट अगेन
एक टाइम आएगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा जब लोगों के दिमाग में ये चीज़ थोड़ी घुसेगी, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस अगेन, कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो 1 साल में 2 साल में होगा, बिकॉज इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जब ये चीज़ें एक टाइम पे लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट समथिंग अ काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, बट इट इज मोर लाइक अ करेंसी जिसके थ्रू आप बाय और सेल करते हो, बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। Yes, I will share the PPT, don't worry. Till when all this metaverse, I think metaverse टाइम टेकिंग चीज़ है, बट ये है कि आप देख सकते हो कि न्यूज़ में जाके, न्यूज़ कह रहा हूँ मतलब न्यूज़ में जाके कि लोग अभी से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आई थिंक मेटावर्स को आने में अभी बहुत टाइम है, 10 ईयर्स मान सकते हो आप, 7 to 8 ईयर्स तो लगेंगे। ठीक है, ओके, वॉट अ सेशन, मज़ा आ गया, थैंक यू। ओके भाई, पॉसिबल ऑप्शन फॉर स्टार्टअप, डेफिनेटली कुलदीप, दिस इज अ वेरी पॉसिबल स्टार्टअप। मतलब कि मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहाँ पे लोग मुझे कहते हैं, पिच करते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो ये ऑप्शंस होते हैं वो DeFi से रिलेटेड होते हैं या तो मेटावर्स से रिलेटेड होते हैं। मेटावर्स कह लो, NFT कह लो अभी के लिए, बिकॉज मेटावर्स इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स नॉट समथिंग जो तुरंत आएगा, बिकॉज मेटावर्स में अभी कुछ चीज़ें हैं, अभी इंटरनेट हमें थोड़ा फास्ट करना होगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी और एनहांस करनी होगी। अभी सब लोग VR तो खरीद नहीं सकते, राइट, लेट्स बीइंग ऑनेस्ट, टाइम टेकिंग चीज़ है, बट ये होगा आने वाले टाइम में, दैट्स फॉर श्योर। तभी मेटा पूरा आ गया है यहाँ पे, राइट। जॉब ईयर्स गैप पे जॉब मिलेगी यार, देखो जॉब का होता है स्किल पे, आपका ईयर गैप है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, आप भी अगर मान लो कि चलो आप एक एम्प्लॉयर हो, आपको दिखता है कि जो सामने वाला बंदा है उसके पास बहुत गजब तरह के स्किल्स है, उसने बहुत गजब तरह का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो क्या आप ये बोलोगे क्या तुम्हारा ईयर गैप है इसलिए हम तुम्हें नहीं लेंगे? नहीं होता यार। मैं डेफिनेटली, अगर आप MNCs की बात करोगे तो वहाँ का मैं नहीं कह सकता, वहाँ पे डिग्री उग्री सब चलती है। मैं स्टार्टअप के बेसिस से बात करूंगा, स्मॉल मीडियम स्केल कंपनीज के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे आपके स्किल के बेस पे आपको जगह दी जाती है। और ट्रस्ट मी, लोगों को लगता है स्टार्टअप में पैसा नहीं है, मैं स्टार्टअप में वर्क कर चुका हूँ, Web3 स्टार्टअप, मतलब Web3 तो नहीं था, एडटेक स्टार्टअप था वो, और पैसा गजब का होता है स्टार्टअप में। तो अगर आपसे कोई कहता है स्टार्टअप में पैसा होता नहीं है, तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। स्टार्टअप में MNC से ज़्यादा पैसा होता है। ओके, ओके, ठीक है भाई, अभी के लिए आई थिंक क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, और लेट्स सी द रोड मैप गाइस। जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज कोडिटे चैनल पे भी मुझे रेफर कर सकते हैं। एक बार रोड मैप देख लेते हैं कि क्या रोड मैप है, क्या क्या आपको करना होगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर आई थिंक आपको अभी तक की प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी, आपको लगा हो कि यार इसमें कुछ बढ़िया है, तो आप इस रोड मैप को अच्छे से समझ लीजिएगा। सो बेसिकली पहले तो ये समझना होगा कि जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ब्लॉकचेन कोड डेवलपर, और एक होता है आपका ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर। ब्लॉकचेन कोड डेवलपर क्या होते हैं? ब्लॉकचेन कोड डेवलपर्स, अगर पहले ब्लॉकचेन कोड डेवलपर के बारे में बात कर लेते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है ये थोड़ा कोर चीज़ों पे वर्क करते हैं। तो अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए, तो इनका काम क्या होता है कि ब्लॉकचेन कैसे वर्क करेगी। जैसे आपने देखा ना, बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन है, इथेरियम की अपनी ब्लॉकचेन है, इसी तरह से सोलाना की अपनी ब्लॉकचेन है। तो ये किसने बनाई होगी? ये ब्लॉकचेन कोर डेवलपर्स ने बनाई होगी, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द कोर। तो जैसे कि आपका ब्लॉकचेन की वर्किंग हो गया, ब्लॉकचेन में किस तरह से माइनिंग होगी, या फिर ब्लॉकचेन में किस तरह से, या माइनिंग हो गया, ब्लॉकचेन में किस तरह से नेटवर्किंग होगी, मतलब किस तरह से एक लोग एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करेगा, या फिर किस तरह से कौन सी ब्लॉकचेन कंसेंसस का यूज किया जाएगा। तो इस तरह की चीजों के लिए बेसिकली हमें जरूरत पड़ती है ब्लॉकचेन कोर डेवलपर्स की। तो आप देखोगे ये जो रोल होता है इसकी मार्केट में थोड़ी कम ही डिमांड होती है। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये थोड़ा कोर काम है, तो हर इंसान अपनी खुद की ब्लॉकचेन डेवलप नहीं करना चाहता, लेट्स बीइंग ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आपको वो कंपनी ज्यादा दिखेंगी जो कि या तो खुद की ब्लॉकचेन बना रही हैं, या तो वो कंपनीज जो कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हैं जिसके थ्रू ब्लॉकचेन में जो प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टिंग, जैसे अभी स्केलेबिलिटी एक प्रॉब्लम है ब्लॉकचेन में, उसको सॉल्व कर सकें। तो अगर हमने थिंग्स टू लर्न की बात करूं, तो इसमें आप क्या क्या चीजें आपको सीखनी होंगी अगर आपका मन है ब्लॉकचेन कोड डेवलपर करने का। अगेन, इसकी डिमांड आपको एज सच नहीं दिखेगी, मैं बता दे रहा हूं पहले से ही, पर अगर आप बनते हो तो पैसा बहुत होता है इसमें। तो इसमें आपको जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे थोड़ी कमांड होनी चाहिए, जैसे रस्ट हो गया, गो हो गया, C++ हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हल्की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, और इसके थ्रू आप आराम से एक ब्लॉकचेन के पूरे नेटवर्क को बना सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। और अगर आपको अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनानी है, तो ये मैंने अपने चैनल पे वैसे बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो उस चीज़ को कि किस तरह से अपनी खुद की ब्लॉकचेन डिज़ाइन की जाती है। मैंने जावास्क्रिप्ट से किया मगर वो।
साथ ही साथ अगर आपको ब्लॉकचेन कोड डेवलपर बनना है तो आपके नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, बिकॉज आप क्या बात कर रहे हो कि यार मेरे को एक ब्लॉकचेन बनानी है और वो ब्लॉकचेन सिर्फ आपके सिस्टम पे नहीं होगी, वो हर एक सिस्टम पे होगी। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आपको नेटवर्किंग का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, किस तरह से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से पीयर के थ्रू कनेक्ट होगा, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, किस तरह से ये कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत लार्ज स्केल पे होने वाली है। तो इस तरह की चीज़ों का आपका आइडिया होना चाहिए। क्रिप्टोग्राफी का आपको आइडिया होना चाहिए, बिकॉज आप ब्लॉकचेन जब बनाते हो तो आपको सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो इसलिए क्रिप्टोग्राफी जैसी चीज़ों का भी आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया या फिर एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर हो गया, तो इस तरह की चीज़ों की इसमें बहुत भयंकर तरीके से ज़रूरत होती है, और इसीलिए ब्लॉकचेन कोड डेवलपर को पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। बट द ओनली थिंग इज कि इसकी डिमांड आपको एज सच नहीं दिखेगी कि लिंक्डइन पे कोई डाल रहा है कि यार ब्लॉकचेन कोड डेवलपर चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही कम इसकी रिक्वायरमेंट दिखेंगी, बिकॉज अगेन द रीजन इज ये थोड़ा टेक्निकल काम है, ये थोड़ा कोर वाला काम है, और इसी वजह से आपको इसकी थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी में जॉब दिखेंगी। तो मान लीजिए 10% ही दिखेंगी। तो जिसको उस पर फोकस करना है डेफिनेटली वो उस पर कर सकता है, बट जो 90% जॉब है आपको ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर में मिलेगी, या फिर मैं कहूँगा ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर में मिलती है। बात करते हैं उसके बारे में भी। तो अगर इसी कंपनीज की बात करूँ जो कि आपको ब्लॉकचेन कोड डेवलपमेंट में कोड डेवलपमेंट में दिख जाएंगी, तो जैसे कि कोई अपनी ब्लॉकचेन बना रहा है, जैसे नियो ब्लॉकचेन हो गया, सोनाना ब्लॉकचेन हो गया, तो यहाँ पे अगर आप इनके करियर पेज पे जाओगे तो इनको जिस तरह की डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होगी ये कोर डेवलपर्स होंगे, बिकॉज वो अपनी ब्लॉकचेन बना रहे हैं। या फिर आप चेनलिंक पे चले जाओ तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको ओरेकल की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब ये क्या है इस पे नहीं जाते हैं, मतलब ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी ब्लॉकचेन का। एल्केमी हो गया, इन्फ्यूरा हो गया, तो ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपकी कोर पे वर्क करती हैं ब्लॉकचेन के। बट जिस डेवलपर की ज्यादा आपको डिमांड दिखेगी मार्केट में, मैं कहूंगा 90% से ज्यादा जिसकी डिमांड आपको दिखेगी वो होती है ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। क्योंकि ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते हैं, वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन जो होती है हमारी, उस पर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उस पर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। अब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या भला है? तो भाई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्या होती है, ये सिंपली कॉम्बिनेशन से बनती है आपके फ्रंट एंड से। तो मान लो आपने एक फ्रंट एंड बनाया सुंदर सा, देखा है ना आपने फ्रंट एंड, जैसे कि हर एक वेबसाइट का अपना एक फ्रंट एंड होता है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। फिर आप क्या करते हो, इस फ्रंट एंड को इंटीग्रेट कर देते हो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने देख लिया है, जो कि हमारी ब्लॉकचेन पे लिखा हुआ एक प्रोग्राम है। जब आप इन दोनों टेक्नोलॉजीज को एक साथ इंटीग्रेट कर देते हो तब आपको मिलती है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पे, यही है आपकी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, इसी को आप कहते हो डैप। सुना होगा आपने ये टर्म। तो क्या है डैप? फ्रंट एंड का इंटीग्रेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ये होती है डैप। तो फ्रंट एंड में आप जैसे कि क्या यूज कर सकते हो, फ्रंट एंड में आप रिएक्ट जेएस यूज कर सकते हो, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या यूज कर सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इथेरियम की केस की बात करूंगा, बिकॉज इथेरियम सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन है, तो वो सॉलिडिटी होती है। तो जब आप इस रिएक्ट के कोड को इस सॉलिडिटी के कोड के साथ इंटीग्रेट कर देते हो तो आपको जो मिलती है एप्लीकेशन, उसे हम कहते हैं डैप, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। वाई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन? बिकॉज ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है, और क्योंकि इथेरियम एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन की तरह काम करती है, तो इसीलिए हम कह देते हैं इसे डैप। ये कुछ इसी तरह से, अगर आप लोगों ने फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ा है तो वहां पे भी एक फ्रंट एंड होता है, और वहां पे बैक एंड में क्या होता है, सर्वर होता है, राइट? बस यही डिफरेंस है, और यहाँ पे हमने सर्वर को रिप्लेस कर दिया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो कि हमारे ब्लॉकचेन पे होता है। तो सर्वर एक सेंट्रलाइज एंटिटी है, जबकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिसेंट्रलाइज एंटिटी है। मगर जब आप ये रिएक्ट के कोड को सॉलिडिटी के साथ इंटीग्रेट करते हो तो ये डायरेक्ट नहीं हो पाता, बिकॉज ये जो रिएक्ट का आपने कोड लिखा हुआ है ये एक ट्रेडिशनल वर्ल्ड का काम है। मतलब मैं कहूँगा ये आपके रेगुलर वर्ल्ड का एक मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी है। सॉलिडिटी एक ब्लॉकचेन वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है। तो आप देख रहे हो दो डिफरेंट वर्ल्ड यहाँ पे मिल रहे हैं, एक आपका ट्रेडिशनल वर्ल्ड और एक है आपका ब्लॉकचेन वर्ल्ड। इन दोनों वर्ल्ड के बीच में कम्युनिकेशन तो बैठाना होगा ना, वो कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड कराएगा? वो कम्युनिकेशन बेसिकली प्रोवाइड करती हैं कुछ लाइब्रेरीज। वो लाइब्रेरीज क्या है, जैसे web3.js एक लाइब्रेरी है, ether.js एक लाइब्रेरी है, web3.py एक लाइब्रेरी है। तो ये लाइब्रेरीज क्या करती हैं, आपके फ्रंट एंड और आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में वो कम्युनिकेशन कराती हैं। मुझे कुछ डेटा चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, तो मैं इस web3.js, ether.js या web3.py इन लाइब्रेरीज का यूज करूंगा। आप देखोगे ये एक ब्रिज की तरह काम कर रही हैं, और हमें ये डेटा लेने में और देने में हेल्प करती हैं। मतलब एक तरह से इन दोनों वर्ल्ड के बीच में कम्युनिकेशन कराती है।
दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो क्या बस इतना सीख लिया तो काम बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में दो मेजर प्रॉब्लम्स इस समय आएंगी आपको। बेसिकली ब्लॉकचेन में दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होता है कि यहाँ पे स्टोरेज बहुत कॉस्टली होती है ब्लॉकचेन पे, अब डेप्थ में कभी बात करेंगे इसके बारे में। दूसरी चीज़, इसमें स्केलेबिलिटी का काफ़ी इशू होता है, मतलब ब्लॉकचेन ज़्यादा अच्छे से स्केल नहीं हो पाती, बिकॉज ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पे वर्क कर रही है, तो उसको स्केल करना अभी के लिए बहुत ही मुश्किल है। आने वाले टाइम में तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हांस होंगी, जैसे जैसे एल्गोरिथम इन्हांस होंगी, तो हम कर पाएंगे, बट अभी के लिए ये इतनी स्केलेबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, जो आपने ये डैप बनाई होती है, राइट, ये जो आपने डैप बनाई है, ऐसे तो आपको अगर एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर बस यही दोनों टेक्नोलॉजी सीखनी होती है, मगर क्योंकि इस डैप को हमें स्केलेबल भी बनाना है और अपने स्टोरेज के पैसे को भी बचाना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ डेटा अपने सर्वर पे स्टोर कर देते हैं। और क्योंकि हम सर्वर का यूज करते हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे डेटाबेस भी आ जाता है। तो एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर कहीं ना कहीं आपको डेटाबेस और सर्वर को भी पढ़ना पड़ता है। अब सर्वर में भी बहुत टेक्नोलॉजीज होती हैं, नोड जेएस होता है, पाइथन होता है, पाइथन में जो फ्लास्क है आपका, और भी फ्रेमवर्क्स है, जावा होता है। डेटाबेस में आपके पास मोंगो डीबी है जो कि एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, या फिर माई एसक्यूएल है जो कि एक एसक्यूएल डेटाबेस है। तो एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आपको कि अरे भाई साहब, अब तो खत्म करो यार यहाँ पे, मतलब यार, मतलब इससे अच्छा तो वेब डेवलपमेंट पढ़ के काम खत्म करना था। अभी उसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर एक समरी देखी जाए, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास ऑप्शंस ऐसे होते हैं वाइपर के भी, बट वाइपर इज नॉट दैट मच ग्रेट अभी के टाइम पे। तो सॉलिडिटी सबसे पॉपुलर होती है, इसलिए मैं आपको कहूंगा तो आप इसी पे जाना, अगर जाना भी तो। लाइब्रेरी की केस में बात की जाए तो आपके पास चार, यहाँ पे तीन ऑप्शन हैं बेसिकली, और आप किसी को भी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कि आप किस तरह का सर्वर यूज करने वाले हो। फ्रंट एंड में अगेन आपके पास रिएक्ट जेएस है, एंगुलर जेएस है, व्यू जेएस है। तो आप फ्रंट एंड में किसी भी लाइब्रेरी, किसी भी फ्रेमवर्क को यहाँ पे यूज कर सकते हो अपना यूआई बनाने के लिए। बैकएंड में अगर बात की जाए तो आपके पास अगेन बहुत सारे ऑप्शन हैं, नोड जेएस है, जावा है, पाइथन है। क्यों चाहिए बैकएंड? अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, बैकएंड एक्चुअली में नेसेसिटी इसलिए बन जा रहा है बिकॉज स्केलेबिलिटी और स्टोरेज दोनों अभी थोड़ी प्रॉब्लम है ब्लॉकचेन में। तो हम क्या करते हैं, कुछ डेटा जो कि ब्लॉकचेन के लायक नहीं होता, मतलब जो डेटा की हमें कहूंगा कि जिसको हमें इम्यूटेबल नहीं बनाना होता, उस तरह का डेटा हम क्या करते हैं, सर्वर पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, इमेजेस हो गई, आपकी वीडियोस हो गए, इस तरह की चीजें हम सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। डेटाबेस में जैसे मैंने कहा, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल में कोई भी अगर आपको डेटाबेस आता है, काम काफी है उसके लिए। मगर अभी आप यही सोच रहे होगे कि यार ये जो आपने बताया है, ये तो बड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना यार, इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्या? बट ठीक है, इसको समझिएगा। आप कहोगे कि यार इतना अगर हम इसी को पढ़ लें तो हम तो यहाँ पे वेब डेवलपर बन जाएंगे। अगर हम ही को इसी को पढ़ना ही था तो हम तो वेब डेवलपर बन गए। तो ये सब क्या एक्स्ट्रा पढ़वा रहे हो फालतू में? इससे अच्छा है कम भी पढ़ना पड़ेगा और डेवलपर भी बन जाएंगे। बट समझना इस चीज को, जब आप बात करते हो इसकी, राइट, इस पर्टिकुलर पोर्शन की, तो आप एक्चुअली में बात क्या कर रहे हो इसको भी देखना। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा। जब आप कहते हो कि मुझे इस फील्ड पे ज्यादा फोकस करना है, तो आपको इनको अपना प्राइमरी स्किल बनाना पड़ता है, राइट। जैसे ही आप इनको अपना प्राइमरी स्किल बनाने की कोशिश करते हो, तो अगेन कंपटीशन हाई हो जाता है। ये चीज हम लोगों ने बात की, राइट, कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में ही पूरी तरह से घुसने की कोशिश करोगे तो भाई कंपटीशन हाई होगा। वहीं पे अगर आप इससे शुरुआत करते हो, मतलब पहले आप ब्लॉक, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सॉलिडिटी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। अभी कभी भी आप सॉलिडिटी पढ़ो तो आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मगर सॉलिडिटी आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ब्लॉकचेन से शुरू करते हो, राइट, तो एडवांटेज क्या होता है, अगेन ये अगर आप अपना प्राइमरी बनाते हो कि मैं पहले ब्लॉकचेन को समझूंगा फिर मैं वेब डेवलपमेंट वाले फील्ड पे जाऊंगा, तो यहाँ पे कंपटीशन कम मिलता है। तो अब जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की कंपनीज हैं, आप वहाँ पे हायरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारे स्किल्स अब आपके, क्योंकि अब जो कंपनी में आप अप्लाई करोगे उनके लिए ये आपका प्राइमरी स्किल है। और खुशी की बात ये है कि ये प्राइमरी स्किल है, और इससे वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी के लिए नहीं रख रहे हैं, बिकॉज अभी के लिए जैसे कि मैंने कहा, डिमांड एंड सप्लाई, और ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी स्किल। बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इससे पढ़ना नहीं है, मगर आपके लिए ये ज्यादा फोकस हो जाएगा और ये सेकेंडरी पे आ जाएगा। तो अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो आपका जो मूवमेंट होना चाहिए वो ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हमें वेब डेवलपर बनना पड़ेगा फिर हमें ब्लॉकचेन सीखना होगा। अगर आप इस फील्ड पे जाते हो कि पहले मैं वेब डेवलपर बनूंगा फिर मैं ब्लॉकचेन सीखूंगा, तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वेब डेवलपमेंट ही बहुत बड़ी फील्ड है। क्या मतलब, देखो ना, तीन तीन टेक्नोलॉजीज को अच्छे से सीखना कोई आसान काम नहीं होता यार। तो इस केस में क्या होगा कि पहले आप वेब डेवलपर बनोगे, उसमें आपको लग जाएगा एक साल, उससे ज़्यादा ही लगेगा, मैं तो एक ऐसे ही ले रहा हूँ एस्टिमेट। फिर आप ब्लॉकचेन सीखोगे, उसमें लग जाएगा कुछ टाइम। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
मैं क्या कहता हूँ कि आपको हमेशा शुरू करना चाहिए ब्लॉकचेन से। अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हो अगेन, तो ब्लॉकचेन से शुरू करो और साइड साइड में अपना वेब डेवलपमेंट भी करते रहो, और शुरुआत करो फ्रंट एंड से। मतलब बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है कि नोड.जेएस की नॉलेज हो, तो आप दैट्स ग्रेट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप शुरुआत कर सकते हो फ्रंट एंड से। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको इस सब एक साथ पढ़ना है, ये तो भाई जॉब डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है आपके कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या मांगा है। कभी कभी जॉब डिस्क्रिप्शन में होता है कि आपको नोड.जेएस की रिक्वायरमेंट है और हमको सॉलिडिटी की रिक्वायरमेंट है, तो बात खत्म हो गई, आपको नहीं पढ़ना है फिर फ्रंट एंड फ्रंट एंड। बट अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक पूरा बढ़िया लेवल का ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है जहाँ पे मतलब सैलरी एकदम दबा के हो, तो उस केस में तो मैं ये कहूँगा कि पहले ब्लॉकचेन से शुरू करिए, धीरे 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 ग्रिपिंग करिए फ्रंट एंड पे। अगर आप एकदम बिगनर है, अगेन मैं उस चीज़ के बेसिस पे कह रहा हूँ, फिर बैक एंड पे जाइए, फिर आराम से डेटाबेस पे जाइए। इससे क्या होगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में आने के, इंटरव्यू क्रैक करने के। उसके बाद आप अपना फ्रंट एंड और ये सारी चीज़ें साइड साइड पढ़ते रहिए। दिस इज जस्ट वन ऑफ माई ओपिनियन, जो मुझे लगता है मैंने जितना टाइम अभी इस इंडस्ट्री में बताया उसके बेसिस पे। एक क्वेश्चन अभी अभी होता है कुछ लोगों के मन में कि कौन सी बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? हो सकता है अभी भी कुछ लोगों के मन में है कि बेस्ट कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी तो बताइए। देखिए ऐसे तो कोई बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट मैं प्रेफरेंस देता हूँ जावास्क्रिप्ट को। रीजन क्या है इसके पीछे ये भी बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कि मुझे आती है इसलिए आपको कह रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से क्या होता है कि आप फ्रंट एंड भी बना सकते हो। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप रिएक्ट जेएस सीख के फ्रंट एंड बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप नोड जेएस सीख के बैक एंड बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेस्टिंग कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। उसमें चाय लाइब्रेरी का यूज होता है, मोका फ्रेमवर्क का यूज होता है, वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरीज भी होती हैं, web3.js, ether.js, अभी हमने देखा। वो अगर आप देखोगे फ्रंट एंड को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट कर रहे थे, वहां पे भी जो लाइब्रेरीज हैं वो भी जावास्क्रिप्ट की हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बट अगेन इट्स अप टू यू। आपको लगता है कि नहीं मुझे फ्रंट एंड में रिएक्ट सीखनी है, बैक एंड में पाइथन सीखना है, यहाँ पे web3.py सीखना है, दिस इज टोटली अप टू यू। ये आपकी चॉइस है, तो कोई बेस्ट नहीं है यहाँ पे। बस एक काम हो जाना चाहिए, जो है कि आपका डैप बन जाना चाहिए। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉलिडिटी आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपसे कहेंगे कि पहली सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया उनको पैसे बनाने हैं। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सॉलिडिटी को अपनी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की कोशिश करोगे, बहुत दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं होंगे और ये बहुत दिक्कत देगा आपको। तो पहले कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, कोई भी हो सकती है। जावास्क्रिप्ट होगी तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने बता दिया क्यों। अदरवाइज सी++ कुछ भी आपको आती है, तब आप चाहिए सॉलिडिटी पे। ओके, और कुछ टूल्स के बारे में अगर बात करें तो ट्रफल होता है, हार्ड हैट होता है, मगर ये बहुत हल्के टूल्स हैं, कोई बहुत टफ नहीं होता है। आधे घंटे में आप 1 घंटे में सीख जाते हो इन सारे टूल्स को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, मगर ये बात के लिए रखिए आप, पहले आप उन सारी चीज़ों पे फोकस करिए। IPFS क्या है? एक डिसेंट्रलाइज फाइल सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर कर सकते हो। जैसे अभी सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं, राइट, डेटा को स्टोर कराने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए, आप IPFS का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है? एक डिसेंट्रलाइज सर्वर है, एक तरह से आप समझ सकते हो अभी के लिए। अभी इसमें भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स बचे हैं, नो डाउट, इसीलिए भी बहुत सारी कंपनीज इसका यूज़ नहीं कर रही हैं। बट आने वाले टाइम में इसको भी आप देखोगे कि इसका काफ़ी यूज़ होगा। ओके, तो बिफोर मूविंग फर्दर, किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है? वो बहुत ज़्यादा बोल भी चुका हूँ मैं। ओके सर, DSA सी के थ्रू सीखें या C++? दिस इज आई थिंक, देखो DSA का जो होल पॉइंट होता है वो होता है लॉजिक बिल्डिंग। तो आप सी से सीखो, C++ से सीखो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए। अगर आप सी में बना सकते हो DSA, मतलब आप डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो आप C++ में भी बना लोगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी सी, ठीक है, ये आपके ऊपर ही, मैं तो यही कहूँगा, मतलब इसका कोई आंसर नहीं दे पाऊंगा। गैस फी, अब इसके बारे में अभी भुवन बात नहीं करते हैं। आप इसके लिए मैं कहूँगा एक बार आप मेरा चैनल रेफर कर लो, वहाँ पे एक पूरा 6 घंटे का ब्लॉकचेन का कोर्स है, उसमें मैंने A to Z ब्लॉकचेन के बारे में सब बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। कुड यू सजेस्ट एनी इंग्लिश कोर्स? तो इंग्लिश किस सेंस में कोर्स? आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो यार, इंग्लिश का ही है वहाँ पे कोर्स। और या तो मेरे और भी कोर्सेज हैं, अगर आप लोग को देखना है तो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके। Okay, how much scope of blockchain in freelancing and creating passive income sources? How much scope of this is great scope, right? मैंने बोला तो अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ग्रेट स्कोप है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके सर, आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच? सो अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो गिले, तो मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट करिए पहले आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, फिर ही आप आगे बढ़िए किसी और चीज़ पे। पहले एक सी को सीख लीजिए, मैं तो आपको यही कहूँगा, एडवाइस दूंगा। रीज़न बहुत ही सही है, क्योंकि सी आपके फंडामेंटल्स को बहुत बढ़िया तरीके से बना देगी, क्योंकि सी सीख लेंगे तो आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा।
टाइम कम है तो जावास्क्रिप्ट पे जाइए, बट अगर आपके पास टाइम है तो सी सीखिए। सर प्लीज रिकमेंड एनी कंपनी फॉर इंटर्नशिप। इज देयर नो एज सच कंपनी निहाल, ये थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा। देयर इज नो कि आगे ये कंपनी इस पर आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। विभाष इज आस्किंग कि फ्री कोड कैंप और मेरा कोर्स इनफ है। हाँ सी, इनफ तो कुछ भी नहीं होता है विभाष, जितना आप सीखोगे उतना ही बेटर होता है, तो इनफ तो मैं नहीं कहूँगा, जितना ज़्यादा सीख सकते हो उतना ज़्यादा सीखो भाई। सर डीएसए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिकमिंग अ ब्लॉकचेन डेवलपर। नॉट, आई विल नॉट से वेरी इंपॉर्टेंट, बट डीएसए तो एक ऐसी चीज़ है जो आई बिलीव कि सबको आनी चाहिए, चाहे आप ब्लॉकचेन में हो चाहे वेब डेवलपमेंट में हो, बेसिक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। तो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी, क्योंकि यहाँ कोई कॉम्पिटेटिव कोडिंग आपसे नहीं करवाई जाएगी, पर हाँ आनी तो चाहिए यार, मुझे लगता है। Web3 अटेंड्स इवेंट अटेंड करना चाहिए, अगर वहाँ पे डांस वांस नहीं हो रहा है, गाना बजाना नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल करना चाहिए, सीखने को मिलना चाहिए भाई। हाउ अ QA ऑटोमेशन इंजीनियर कैन मेक कंट्रीब्यूशन इन ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, स्वाम। सी अगेन स्वाम, आपको स्टार्ट तो वहीं से करना पड़ेगा, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। और जो मैंने स्टेप्स बताए ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप के, आपको उसी को फॉलो करना रहेगा, उसी स्टेप्स को आप फॉलो करिए, सही से हो जाएगा। What is your favorite blockchain and why? Ethereum is my favorite blockchain because सबसे ज़्यादा यूज होती है। Solidity मुझे बहुत मस्त लगती है। ओके ओके, आई थिंक अभी के लिए क्वेश्चंस नहीं है रोड मैप से, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ इमर्जिंग फील्ड्स के बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ। इमर्जिंग फील्ड्स में डीफाई काफ़ी इमर्जिंग है, आप इसमें करियर बना सकते हो अच्छा खासा। NFTs का काफ़ी अच्छा करियर है, बिकॉज NFT मार्केट प्लेस की बहुत डिमांड होती है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखोगे NFT मार्केट प्लेस के भी काफ़ी होते हैं। थर्ड चीज़ जो आपकी एक होती है जिसका नाम है हाइपरलेजर फैब्रिक। अब ये टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, और ये प्राइवेट ब्लॉकचेन एक्चुअली में इंटरप्राइजेज में यूज होती है, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आपकी TCS, इन्फोसिस, इस तरह की कंपनीज इस तरह की ब्लॉकचेन को यूज करती हैं, बिकॉज उनका कहना है कि हम अपने क्लाइंट का डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं करा सकते, तो इसीलिए वो प्राइवेट ब्लॉकचेन का यूज करती हैं जिसका नाम है हाइपरलेजर। और हाइपरलेजर में भी आपको काफ़ी जॉब दिख जाएंगी, बट हाइपरलेजर में डायरेक्टली जंप मत करिएगा, मेरी ये एडवाइस है। पहले पब्लिक ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तभी हाइपरलेजर में जाइएगा, बिकॉज हाइपरलेजर कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें आप पढ़ने लग जाओगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहा जा रहा है। पहले पब्लिक पढ़िए, फिर ही प्राइवेट पे जाइएगा, ठीक है। मगर हाइपरलेजर इज ऑल्सो वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो मैं देख रहा हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन में। अगर देखा जाए तो 30% लोग हाइपरलेजर की डिमांड करते हैं, और NFTs और DeFi की तो है ही, ये तो पब्लिक है, बट प्राइवेट में दिस इज गोइंग ग्रेट टिल नाउ। ओके, तो अब प्रेजेंटेशन को एंड करने का टाइम आ गया है, मुझे भी जाना है कहीं, तो जल्दी से अब इस चीज़ को भी देख लेते हैं, स्कैम्स जो हो रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, राइट। तो मैं बता देता हूँ यार, ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स को स्कैम बेसिकली कर कौन रहा है, एडटेक कंपनीज कर रही हैं। तो ये एडटेक कंपनीज क्या करती हैं, ये उनको पता है कि इस समय मार्केट में डिमांड काफ़ी है और सप्लाई ब्लॉकचेन डेवलपर की कम है, तो ये क्या करती हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम हो जाती है कि रिसोर्स की भी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है ब्लॉकचेन के केस में, तो आपको जल्दी अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे। स्टैक ओवरफ्लो पे आप जाओगे, काफ़ी ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, पर इतनी जल्दी नहीं पढ़ेंगे, आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और ये एडटेक कंपनीज हैं जो आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में कोर्सेज प्रोवाइड करा रही हैं, और ये चीज़ वो बहुत बढ़िया तरीके से जानती हैं। इसीलिए वो क्या करती हैं, स्टूडेंट्स को जिनको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, जो ब्लॉकचेन का कोर्स जिसकी वर्थ हो सकता है कुछ हज़ार रुपए हो, वो उसे लाखों रुपए में भी बेचती हैं। मतलब ये चीज़ मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने देखा ये, जिस तक जो भी मैंने अभी तक अपने चैनल पे अपलोड किए हैं कोर्सेज, एग्जैक्टली उसी तरह के कोर्सेज उन्होंने भी बनाए हैं, और उसके लिए वो चार्ज करती हैं स्टूडेंट से 20,000 रुपीज़ टू 1,00,000 रुपीज़। अगर आप फॉरेन यूट्यूबर्स को देखोगे तो दे आर एक्चुअली चार्जिंग अराउंड, मतलब क्या बोलूँ, शुरुआती आई थिंक उनकी 30,000 रुपीज़ से होती है। एंड अगेन मैं ये नहीं कह रहा, मैं फिर से ये कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोर्सेज खराब हैं या अच्छे हैं, मुझे नहीं पता। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, कि अगर आप कोई कोर्स लेते हो तो बस एक चीज़ ध्यान रखो कि उस कोर्स की जो आपको वैल्यू मिल रही है वो उसके प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को क्योंकि अभी ब्लॉकचेन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और ये एडटेक कंपनीज आती हैं और कहती हैं, आपको सपने दिखा देती हैं, वो कह देती हैं कि यू नो आपको हम 400 घंटे का एक कोर्स देंगे, और 6 महीने तक ये कोर्स चलेगा, और आप एकदम ब्लॉकचेन डेवलपर ही बन के निकलोगे। और आप सोचते हो कि यार 400 घंटे का कोर्स दिया जा रहा है, वो भी वाओ, मतलब सो 50,000 रुपए में 400 घंटे का कोर्स आप लोग इनरोल कर लेते हो, और आप खुद रियलाइज करते हो कुछ टाइम बाद ही कि यार मैं ये कोर्स करूंगा ही नहीं। 50,000 रुपए भी डूबे, और हो सकता है कि वो 400 घंटे के कोर्स में आपको वो क्वालिटी भी ना दी गई हो। तो उन्होंने 400 घंटे तो दिए, मगर वो क्वालिटी के घंटे नहीं दिए, फंस गया।
उसी तरह से जॉब गारंटी प्रोग्राम से काफ़ी स्कैम्स हैं कि जॉब गारंटी दे रहे हैं आपको हम ब्लॉकचेन में। तो भाई जो भी ये जॉब गारंटी दे रहे हैं जरा उनके कभी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज जो जॉब गारंटी के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बहुत सारे क्लॉजेज मेंशन होते हैं जो वो आपको बताते नहीं है और आप ज्वाइन कर लेते हो। पीजी प्रोग्राम्स हो रहे हैं बहुत सारे ऑनलाइन, मैं देख रहा हूँ कि एडटेक कंपनीज के, और वो पीजी कंपनी जो पीजी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसकी वो कॉस्ट रखते हैं 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगेन कोर्सेज आप बेचो भाई, अच्छी बात है, कोर्सेज बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो क्वालिटी है, वो कंटेंट अगर ना हो तो उस कोर्स को लेने का भी कोई मतलब नहीं है। दैट्स माय सिंपल पॉइंट। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे ब्लॉकचेन का कोई कोर्स लेना है और आपने कोई यूट्यूबर आपको मिल गया है जो आपको बोल रहा है यार मेरा कोर्स ले लो, जॉब मिल जाएगी इसके बाद और करोड़ों रुपए कमाओगे और लाखों रुपए की आपकी सैलरी हो जाएगी, तो प्लीज़ थोड़ा सोचो कि एक्चुअली में क्या वो कोर्स वर्थ इट है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देना, अदरवाइज वही होगा कि आपको वो मैनिपुलेट कर ले जाएंगे और यू आर स्कैम। और वो स्कैम तो नहीं कहलाएगा ऐसे क्योंकि भैया आपने ही खरीदा है, मगर वो आपके साथ स्कैम ही किया गया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, और जब भी कोई कोर्स खरीदिए तो उसके रिव्यूज़ चेक करिए, इंडिपेंडेंट रिव्यूज़ चेक करिए, लोगों को देखिए उन्होंने क्या उससे एक्चुअली में कुछ अचीव किया है कि नहीं। मैंने इस पे भी एक पूरा वीडियो बनाया था जो स्कैम्स हो रहे हैं सर्टिफिकेशंस को लेके कि वो आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, बट अगेन अगर नॉलेज नहीं मिलेगी तो वो सर्टिफिकेशन का कोई वर्थ नहीं रह जाएगा। 2-2 2.5 लाख रुपए की वीडियो लेक्चर देखने का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है भाई। इतनी तो मैंने बीटेक में फीस दी थी कॉलेज जाके, और वो कह रहे हैं कि मैं आपसे 2.5 लाख रुपए लूंगा वीडियो लेक्चर्स के। सो दिस इज समथिंग टू थिंक अपॉन, ये मैं बस कहूँगा। तो विद दिस गाइस आई विल एंड दिस प्रेजेंटेशन। सो आई होप आपको इस प्रेजेंटेशन में मजा आया होगा। जो भी फीडबैक है मैं डेफिनेटली मैं पूछूंगा टीम से नॉलेज कैटलिस्ट की कि कैसा रहा। और अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहता हूँ। कोई डाउट्स अगर मैंने आपके छोड़ दिए हैं तो आप डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरी लिंक्डइन आईडी है, यहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बट इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ तो वहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। और मेरे चैनल्स भी हैं, तो अगर आपको और भी डेप्थ में ब्लॉकचेन के बारे में जानना है तो डेफिनेटली यू कैन कम एंड ज्वाइन विद मी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब चैनल में मेरा कोई पैसा वहाँ पे नहीं लगता अनटिल अनलेस आप कोई कोर्स ना लो, बट हाँ। Thank you so much, Bhaiya, for coming here over Knowledge Catalyst and giving such great, valuable knowledge to all the Knowledge Catalyst viewers, all the Knowledge Catalyst who are joined with Knowledge Catalyst, and we are so privileged to have you here. Thank you for coming, Bhaiya, once again, and thank you for all the people who joined this session and were there for about 2.5 hours and were rigorously taking knowledge from Kshitish Bhaiya. So thank you all for coming over this session, and it was a great evening. Thank you, Bhaiya. Bhaiya, can we take a rapid fire if you want, like 2 to 3 people, they can ask questions from you directly. ओके अच्छा ठीक है, एक्चुअली मुझे जाना है। ठीक है, लेट्स डू दिस। सर भैया ओनली 5 मिनट्स, उसके बाद खत्म कर देंगे तुरंत। ओके ओके ठीक है। थैंक यू समीम। Guys, you can raise hand, we will select randomly. Okay, so guys, you can raise your hands, and then after raising your hands, we will be like randomly picking anybody, and they can ask their questions to Bhaiya. And this is a rapid fire round, so please be quick. Pradeep, you can ask question to Bhaiya. You have the mic access. Pradeep, your mic is off. You have the access, so you can unmute yourself and ask the question. Okay, so Pradeep is not there. Abhishek, you can ask your question. Sir, can I ask question? यस श्योर। Yeah, Uday is here. सर बेसिकली आप एकदम ब्रीफ में, अगर हमें जॉब चाहिए रहेगा ब्लॉकचेन सीखने के बाद, राइट, अगर हम लोगों ने सीख लिया 1-2 महीने में, 3 महीने में पूरा बेसिक फंडामेंटल्स के साथ पूरा, तो अगर जॉब चाहिए रहेगा तो फिर उसका रोड मैप क्या रहेगा? आप वो चीज़ एकदम ब्रीफ में बता सकते हो सर? मतलब मैं समझा नहीं, मतलब आपने 2-3 महीने सीख लिया ब्लॉकचेन तो रोड मैप किस चीज़ का?
मतलब जॉब के लिए अगर हमें हाई पेइंग जॉब अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले इंटर्नशिप लेना चाहिए कि सीधा जॉब में जाना चाहिए कि फॉरेन बेस्ड कंपनीज में हमें अप्लाई करना चाहिए? बेसिकली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बट मैंने जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस वो चीजें बेसिकली सीख ली और आपके कोर्स में मैंने इनरोल भी किया है, जो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो अच्छा मुझे बस थोड़ा इसमें ही कंफ्यूजन है कि जॉब में मैंने कभी आज तक जॉब किया है नहीं, तो मुझे आइडिया है नहीं कि मैं इंटर्नशिप करूँ, डायरेक्टली जॉब में जाऊँ कि क्या करूँ मैं बेसिकली? मैंने आज तक अर्न नहीं किया, व्हिच इज़ व्हाई आई एम जस्ट अ फ्रेशर। तो मुझे बस इसमें एक डाउट है छोटा-सा। जो करना है वो समझ हमें खुद से ही करना पड़ेगा ना सर, तो इसीलिए। गया। हाँ, हाँ। सी पहला काम तो यही है कि नॉलेज गेन करना है ना? बिना नॉलेज के तो होगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपको इंटर्नशिप मिल जा रही है, जितनी भी अभी आपके पास नॉलेज है, तो आई थिंक आपको एक्वायर कर लेनी चाहिए, इवन तो अगर आपके पास सैलरी उतनी नहीं आ रही है तो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटर्नशिप आप ज्वाइन करोगे तो आपको थोड़ा इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट अगेन इंटर्नशिप अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको डेटा एंट्री की जॉब उन्होंने थमा दी। तो डेफिनेटली वो तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि यार इंटर्नशिप अभी मुझे नहीं दिख रही है, मुझे अभी इतनी जॉब्स नहीं दिख रही हैं इस टाइम पे, तो उस टाइम पे सिर्फ अपने स्किल्स पे आपको वर्क करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप अपने स्किल्स पे अच्छे से वर्क करोगे तो यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग एज वेल, राइट? तो आप बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जा सकते हो, इनरोल कर सकते हो। अगेन दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा रास्ता है, बट अगर आप इसको सही से करते हो तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज तो हैं यहाँ पे भी। नॉलेज इज द मेन थिंग, नॉलेज होनी चाहिए बिना। और ये भी मैं कहूँगा अगर आपको इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करना है तो मैं कहूँगा कम से कम प्रोजेक्ट बनाओ, कम से कम 5 प्रोजेक्ट तो बनाने ही चाहिए जब भी आप सोच रहे हो कि मैं इंटर्नशिप में जाने वाला हूँ। ठीक है, यस, यस, इससे डेफिनिटली कम सर। में तो मुझे थैंक यू नहीं सो मच। लगता है कि काम हाँ, होना चाहिए, राइट? यस, यस, राइट सर, राइट सर। ओके, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, I am Gautam. Sir, my question is, sir, in general, a smart contract are immutable in the blockchain platform like Ethereum and cannot be changed if once written. But if we go in deep, then we can say that it allows for the modification of a smart contract through the process of Ethereum improvement proposal. So this means a smart contract are mutable, but yeah, it is complex and it requires the participation of significant portion of the network. So, sir, what's your view on this? Okay, I think you are talking about Ethereum improvement protocol, right? Yeah, sir. There means modification is allowed through this process. See, Ethereum improvement protocol is not for smart contract improvement. So like if there is an existing smart contract on blockchain, I'm not going to rectify that smart contract. I'm going to rectify the Ethereum software, right? So Yeah. this Ethereum improvement protocol is not for a smart contract immutability test. It is like I'm going to change some of the things in my Ethereum software, because Ethereum is also a software at the end of the day, right? So I have to make it, I have to improve it. So this improvement can be in terms of scalability, but again, this is not smart contract scalability in the sense I'm not talking about a program smart contract here, right? I'm talking about Ethereum client, that is Geth, right? So this is all about Ethereum improvement protocol. So when I say that smart contract is immutable, so what I actually means is, again, like a lot of people think here is that when I'm saying smart contract is immutable, I'm saying that you cannot do anything in the smart contract. No, I'm not saying that. Definitely you can read the data, you can write your own data, but you cannot change the logic as such. So if you have written some logic that, okay, if this, then this will not never be changed. Definitely you can provide your own data and it will return your own data, like whatever data you have asked for. Getting my point? So Ethereum improvement protocol is more for Ethereum improvement, not for smart contract improvement that are already existing on the blockchain. Okay. Yeah, for adapting the good feature. Right. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, Bia. And Thank you. thank you, Bia. And this was the last question of the evening. And thank you for joining this event. And thank you everybody for joining this event and making this event a big success. Thank you all. Thank you for joining. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Thank you Knowledge Catalyst for inviting me. Okay. Have a good night. Take care. Bye-bye.